अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी डिस्कशन चल रही थी बिज़नेस वैल्यूएशन के एरिया में, और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इंक्लूडिंग समर 22 के क्वेश्चन का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया पे आया था। दैट वाज प्रॉब्ली क्वेश्चन नंबर 3 सेंटोरस के नाम से, जिसमें कल अनफॉर्चुनेटली आग लगी, तो हमने सवाल किया, साथ ही आग लगी उसमें। तो बहरहाल सेंटोरस के नाम से एक सवाल भी हमने किया था, और एक और पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी हमने लास्ट सेशन में देखा था। कोई इशू अब तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उससे कोई इशू, क्योंकि अभी आई थिंक विल बी डूइंग द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एरिया, जिसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट एरिया है, लास्ट एरिया है रिस्क मैनेजमेंट का, उस पर हम बात शुरू करेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, कोई इशू प्रीवियस डिस्कशन से, कोई पॉइंट विच यू फील रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 येलो लिमिटेड रिक्वायरमेंट से पढ़ते हैं जी सवाल को। डिटर्मिन द शेयर एक्सचेंज रेशियो विच मस्ट बी ऑफर टू WL शेयर होल्डर्स टू गेन देयर एक्सेप्टेंस। WL इज प्रॉब्ली टारगेट कंपनी, तो एक्वायरर WL के शेयर होल्डर को क्या शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफर करे टू गेन देयर एक्सेप्टेंस। Also says whether this ratio would be acceptable to YL's shareholder. YL is the probably acquirer. तो जो रेशियो आप यहाँ डिटर्मिन करोगे टारगेट के लिए, क्या वो रेशियो YL के शेयर होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल होगी? तो ये जी हमारा मेन 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। पार्ट बी इज अबाउट नॉन फाइनेंशियल अदर रेलिवेंट फैक्टर्स, जो कि इस किस्म के केसेस में कंसिडर होने चाहिए। दैट इज द रीडिंग पार्ट। फिलहाल हम पार्ट ए के रेफरेंस से शेयर एक्सचेंज रेशियो जो WL के शेयर होल्डर्स को हमें ऑफर करनी चाहिए उस पर बात करते हैं। शेयर एक्सचेंज रेशियो के रेफरेंस से, बिफोर आई फॉरगेट, आप एक और क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिए। दैट क्वेश्चन है वॉयलेट लिमिटेड। वॉयलेट लिमिटेड का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन 2016 में गाल बनाया हुआ है, समर 2016 और विंटर 2016। आई बिलीव कि इट हैज बीन मिस्ड आउट इन योर बुक, किताब में शायद मिस आउट हुआ है। तो वॉयलेट लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, समर और विंटर 2016 का, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा एक थोड़ी सी आई कैप के जो वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे, शेयर एक्सचेंज रेशियो पे ही सवाल है, तो एक एडिशनल सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन समर 19 में आया था। तो आई कैप ने जो 2015, 16, 17 में थोड़ा ट्रेंड चेंज किया, या जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उसने बिजनेस वैल्यूएशन और रिकंस्ट्रक्शन रीस्ट्रक्चरिंग में लेके आया, उनमें से एक वैरायटी ये भी थी। एक तो था ना रिकंस्ट्रक्शन, कि भाई एक डिवीजन इधर चला जाए तो एक उधर चला जाए, तो बीटा पे इसके असरात देखना। ये 2016-17 से पहले सारे क्वेश्चन नजर नहीं आते थे। सिमिलरली शेयर एक्सचेंज रेशियो वाले सवाल भी हमें पिछली पुराने पेपर्स में नजर नहीं आते थे। 2016-17 में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक ट्रूली BFD लेवल क्वेश्चन जो आपको टेस्ट होना शुरू हैं, तो उनमें एक ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन भी है। हमने पहले भी एक्सचेंज रेशियो का क्वेश्चन किया है, ये इसका दूसरा, मैं कुछ दूसरा या तीसरा क्वेश्चन क्लास में करने लगा हूँ, लेकिन एक और मैं बता रहा हूँ जो आया हुआ है। इट मीन कि उसकी फ्रीक्वेंसी रीसेंट पास में काफ़ी ज़्यादा रही है शेयर एक्सचेंज रेशियो के क्वेश्चन को लेके। तो येलो लिमिटेड जी is a manufacturer and supplier of electronic appliances. YL is considering to acquire entire shareholding of White Limited, WL, which is also engaged in the same business. So horizontal acquisition होने जा रहा है जी। Following information has been extracted from the latest management accounts of the two companies. YL और WL के accounts, share capital, number of rupees in millions, 12% convertible TFCs, 14% irredeemable debentures, annual free cash flows, दोनों कंपनीज के। YL estimates that the takeover would increase the combined annual free cash flows to 1340. इंडिविजुअल फ्री कैश फ्लोज नजर आ रहे हैं जी 1100, 1250, ऐसे ही है, दोनों का सम 1250 नजर आ रहा है। इन्होंने एस्टिमेट किया है कि कंपनीज के मिलने से एनुअल फ्री कैश फ्लोज कहां चले जाते हैं, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द सिनर्जी इफेक्ट्स ऑफ द टेकओवर। YL plans to offer its own shares to W shareholders as a bid price for the transaction. It is expected that YL's shareholder would accept a share exchange ratio which provides them at least 5% more than the current market value of their share. Current market value से 5% ज्यादा वैल्यू की ऑफर चाहिए इनको। Following additional information is also available. YL and WL are current traded at 15 रुपये और 9 रुपये पर शेयर। ये शेयर की प्राइस आ गई जी, करंटली मार्केट प्राइस गिवन है हमें।
The market value of YL's TFC is 120 rupees each, whereas market value of WL's debenture is 47 each. Each TFC is convertible into 10 ordinary shares of YL at maturity, that is at the end of 4 years. Risk-free rate of return and current market return is 11% and 16% respectively. The average equity beta and average debt equity ratio of the industry are 1.4 and 45-55 respectively. Debt beta is assumed to be 0. कि अगर ना भी लिखा हो तो in the absence of information we assume generally debt beta to be 0. Applicable tax rate is 35%. नीचे हमें डाटा दिया गया और हमें कहा गया है कि एक्सचेंज रेशो बताओ जो कि WL के शेयर होल्डर्स को एक्सेप्टेबल रहेगी। हमें WL के शेयर होल्डर्स को जो कंसिडरेशन की वैल्यू चाहिए वो बता दी गई है। क्या है? WL के शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन की वैल्यू बताई गई, वो क्या है? बिल्कुल ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ WL इंटू 1.05, ये उनको वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। अब इस वैल्यू के अगेंस्ट हमें कंबाइंड कंपनी के उनको शेयर्स देने हैं, ठीक है। अब कंबाइंड कंपनी के कितने शेयर्स उनको हमें देने पड़ेंगे वो डिपेंड करेगा कि कंबाइंड कंपनी की शेयर प्राइस क्या बनती है। कंबाइंड कंपनी की शेयर प्राइस क्या बनती है तो हमें देखना पड़ेगा भी कंबाइंड कंपनी की शेयर प्राइस है 2 रुपए है और हमने उनको 100 रुपया देना है, इसका मतलब उनको 100/2 50 शेयर इशू करने पड़ेंगे और 50 शेयर देने हैं एग्जिस्टिंग शेयर के बदले, तो एक्सचेंज रेशो वहां से बनेगी। तो हमें पहले स्टेप में हमें चाहिए वैल्यू दैट वी हैव टू ऑफर टू टारगेट विच इज करंट मार्केट वैल्यू इंटू 1.05। दूसरे फेज में हमें चाहिए पोस्ट एक्विजिशन कंबाइंड कंपनी की शेयर प्राइस, तो फिर हम वैल्यू डिवाइड विद पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस, हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल पाएंगे और तीसरा स्टेप होगा उसकी रेशो बना लेना, ठीक है। तो शेयर रेशो हमें बनानी है। अब कंबाइंड कंपनी की वैल्यू हमें चाहिए होगी, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू से हम कंबाइंड कंपनी की शेयर प्राइस पे जा पा सकेंगे। कंबाइंड कंपनी की वैल्यू के लिए हमें जो डाटा गिवन है वो है जी ये फ्री कैश फ्लोस, और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट दीज आर फ्री कैश फ्लोस टू इन्वेस्टर। ये कंबाइंड कंपनी का फ्री कैश फ्लोस है। कंबाइंड कंपनी का फ्री कैश फ्लोस को हमें डिस्काउंट करना है कंबाइंड कंपनी के वैक पे। कंबाइंड कंपनी का फ्री कैश फ्लोस को कंबाइंड कंपनी के वैक पे डिस्काउंट करेंगे, वहां से कंबाइंड कंपनी की बिजनेस वैल्यू आएगी। कंबाइंड कंपनी की बिजनेस वैल्यू में से कंबाइंड कंपनी के डेट, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम, हम सिर्फ शेयर एक्वायर करें, डेट तो कंसोलिडेट हो जाएगा ना, कंबाइंड कंपनी में दोनों डेट इकट्ठे हो जाएंगे। आपने सिर्फ इक्विटी बाय किया ना भाई, दोनों कंपनी जब मिल गई तो डेट तो दोनों कंबाइंड कंपनी में इकट्ठे हो गए, तो कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ बिजनेस लोगे, उसमें से कंबाइंड कंपनी के दोनों डेट माइनस करोगे, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। उसके बाद वहां से नंबर मतलब आप आगे प्रोसीड कर सकोगे। दिस विल बी योर फर्स्ट फेज इन योर कैलकुलेशन कि कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाए, क्योंकि हमें कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी के थ्रू ही कंबाइंड कंपनी की शेयर वैल्यू लानी है और वहां से हमने फिर शेयर एक्सचेंज रेशो बनानी है। तो पहले हमें कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ बिजनेस, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ बिजनेस में से कंबाइंड कंपनी का ये डेट लेस करें, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी पे जाना है। अब कंबाइंड कंपनी का वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगा कंबाइंड कंपनी का फ्री कैश फ्लोस डिस्काउंटेड एट कंबाइंड कंपनी का वैक। कंबाइंड कंपनी का वैक कहां से आएगा? कंबाइंड कंपनी का वैक कहां से आएगा? कौन सी? नोट 5 में डेट इक्विटी रेशो, ये तो इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशो है, ठीक है। इंडस्ट्री की बीटा इक्विटी है, इंडस्ट्री की डेट इक्विटी रेशो है, हमें तो कंबाइंड कंपनी का वैक चाहिए। अच्छा, कंबाइंड कंपनी का वैक के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ये कन्वर्टेबल डेट है 12%, इसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, इसकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आप बना सकते हैं। ये 14% रिडीमेबल डिवेंचर है, इसकी भी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आप बना सकते हैं। इशू रह गया केई का। केई के लिए आपको चीजें चाहिए होती हैं, बीटा, एसिड बीटा, वो तो नोट नंबर 5 से निकल आएगा, इंडस्ट्री का एसिड बीटा। लेकिन केई गियर्ड कंपनी का इक्विटी बीटा पे निकलता है, और इक्विटी बीटा के लिए यू नीड मार्केट वैल्यू बेस्ड गियरिंग। मार्केट वैल्यू बेस्ड गियरिंग। अच्छा, मार्केट वैल्यू बेस्ड गियरिंग में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तो निकला है यहां से, इसकी मार्केट वैल्यू गिवन है आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए कंबाइंड कंपनी की। सर्कुलर रेफरेंस आ गया, ठीक है। सारी कहानी शुरू ही हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने की तो शुरू किया। हमने कहा जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंबाइंड कंपनी कहां से आएगी, टक 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 टक
और वहां पे बात फिर आकर रुकी कि उसके लिए वैक चाहिए, और वैक कहां से आएगा? जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी। ठीक है, तो इस तरह का सर्कुलर रेफरेंस है तो हमारे पास या तो होता स्प्रेडशीट, हम रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर स्प्रेडशीट नहीं है देन वी नीड अ सूटेबल अजम्पशन। यहां पे सूटेबल अजम्पशन कुड बी कि फॉर द पर्पसेस ऑफ बीटा गियरिंग एंड गियरिंग हम अज्यूम कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द कंबाइंड कंपनी विल बी इक्वल टू सिंपली सम ऑफ द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब सर्कुलर रेफरेंस लगा ना, हमें पता लगा भाई हडल आ गया, हडल आ जाए तो भाई अजम्पशन लेकर निकलना, वहां से बैठा नहीं रहना, छोड़ नहीं देना सवाल को। कहीं पे हमें लगे हम फंस रहे हैं, अजम्पशन ले आगे जाए, हमें पता लगा हमें कंबाइंड कंपनी की वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, ओहो उसी के लिए तो बात शुरू की थी, अवेलेबल नहीं है, क्या करें? करंट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलती है ना यहां से, शेयर प्राइस गिवन है, तो फॉर द सेक ऑफ गियरिंग ऑन गियरिंग वैक कैलकुलेशन आप करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को ही लेके चलेंगे। अच्छा जी, हमने अब बनानी है वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 34, हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस कंबाइंड एंटिटी चाहिए, एंड इट विल बी वेरी सिंपल। इट विल बी सिंपली 1340 रुपीज 1340 मिलियन डिवाइडेड विद कंबाइंड कंपनी का वैक, जिसके लिए हम वर्किंग वन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से रुपीज इन मिलियन आपके पास आएगी वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ कंबाइंड कंपनी, जिसमें से आप लेस करेंगे वैल्यू ऑफ TFCs, जिसमें से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, हमें यहां से मिलेगी वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंबाइंड कंपनी। इसके आगे फिर यहां से बाद में चलेंगे। फिलहाल इवन मुझे ये वैल्यू ऑफ TFC और वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मुझे लग रहा है आसान, मैं इसको पहले ले आता हूं, तो मैं यहीं पे लिखता हूं। मेरा जो बताया गया है बुक वैल्यू ऑफ TFC, बुक वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल, सॉरी, एक इरिडीमेबल है और एक कन्वर्टेबल है। वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल, वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर एंड वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो इरिडीमेबल डिबेंचर की बुक वैल्यू है 1800 और ये ट्रेड हो रहे हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर TFC के हैं, WL के हैं, सॉरी, इरिडीमेबल डिबेंचर WL के हैं। 50 फेस वैल्यू 47 पे ट्रेड हो रहे हैं, तो डिवाइड विद 50 इंटू 47, ये कितनी आती है जी वैल्यू? 1692। और जो कन्वर्टेबल डेट है इसकी बुक वैल्यू है रुपीज 2350 मिलियन, इसका फेस वैल्यू है 100 और इसकी मार्केट वैल्यू है 120। तो बताइए जनाब इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? $2820। ठीक है जी, हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस लेनी है कंबाइंड एंटिटी, इसमें से वैल्यू ऑफ डेट हमने दोनों लेस कर दिए क्योंकि कंबाइंड एंटिटी में ये दोनों डेट इकट्ठे होने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों डेट्स को माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है कंबाइंड कंपनी की, कंबाइंड एंटिटी की। और वैल्यू ऑफ बिजनेस कहां से आना है? हमें वैक चाहिए, कंबाइंड एंटिटी का वैक चाहिए, वर्किंग वन। वैक आप लेंगे जी सोर्सेज, कॉस्ट एंड देन मार्केट वैल्यू। सोर्सेज में एक इक्विटी है, एक इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। मार्केट वैल्यू इरिडीमेबल डिबेंचर की हमने ऊपर डिटरमिन किया जी, इरिडीमेबल डिबेंचर की 1692 है, कन्वर्टेबल डिबेंचर की 2820 है, और इक्विटी की मार्केट वैल्यू के लिए हम वर्किंग 1.1 बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हम वर्किंग 1.2 बना लेंगे, इरिडीमेबल डिबेंचर के लिए वर्किंग 1.3 बना लेंगे और यहाँ पे वर्किंग 1.4 बना लेंगे। जब ये 6 वैल्यूज हमारे पास पूरी हो जाएंगी तो हम फिर वैक डिटरमिन कर लेंगे, पोस्ट एक्विजिशन वैक ऑफ कंबाइंड एंटिटी। वर्किंग 1.1 हम अज्यूम करेंगे फॉर द सेक ऑफ दिस वैक कैलकुलेशन, हम अज्यूम करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी
डज नॉट चेंज, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस कैलकुलेशन हमने एज्यूम किया। तो एज पर दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंबाइंड एंटिटी इज इक्वल टू, एक कंपनी के शेयर्स हैं 450 मिलियन और इसकी वैल्यू है 15 रुपये, दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं 300 मिलियन और उसकी वैल्यू है 9 रुपीज़। तो जनाब वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या बनी यहां से? 9450 मिलियन, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी बनी 9450। अच्छा जी, हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन कंबाइंड एंटिटी की इक्विटी वैल्यू, डेट वैल्यू आ गई। अब हम यहां से इंडस्ट्री बीटा इक्विटी अवेलेबल है, उसको अनगेयर करें, इस गेयरिंग पे गेयर करें तो सूटेबल बीटा इक्विटी बन गया। कैपम से कई निकालो यहां के लिए, ठीक है। तो वर्किंग 1.2 में आप जाएंगे, सबसे पहले आप बीटा एसेट निकालोगे। बीटा एसेट आपने लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के सेक्टर के लिए, इट विल बी बीटा इक्विटी 1.4 और बीटा इक्विटी के साथ ऊपर आता है जी इक्विटी विच इज 55 over 55 plus 45 into 0.65 1 minus t। तो बोलिए जनाब बीटा एसेट यहां से क्या बना? .92। ये आपका बीटा एसेट है, इसको दोबारा बीटा इक्विटी बनाएंगे, लेकिन अब हम बनाएंगे इस गेयरिंग के लिए। तो इस गेयरिंग में जरा ये सब टोटल बताइए, डेट का क्या बन रहा है? यहाँ पे डेट का सम करना पड़ेगा ना इनका, होगा 4512। लीजिए जी, ये डेट इक्विटी कंबाइंड कंपनी का आ गया, इसके हिसाब से गेयर करते हैं। तो बीटा इक्विटी इज इक्वल टू बीटा एसेट इनटू इक्विटी 9450 प्लस डेट 4512 इंटू 0.65 ओवर इक्विटी 9450। तो जनाब बीटा इक्विटी बोलिए क्या आता है यहां से? .21 बीटा इक्विटी है और यहां से फिर कैपम से के ई लेंगे आप। आरएफ आपका है 11 प्लस 16 माइनस 11 इंटू 1.21। के ई क्या है ये? के ई इज 16%, ठीक है जी, 16.00 16.60, 2 डेसिमल तक हम चीजें ऐसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग करनी है उसको राउंड ऑफ करते हैं हम, लेकिन अदरवाइज कैलकुलेशन में हम 2 डेसिमल तक परसेंटेज को लेकर चलते हैं। 16.60 इज आवर के। ये कंबाइंड कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन के ही है ऑन दिस अजम्पशन। ये हमने फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैक हमने ये अजम्पशन ली है। इस अजम्पशन के बगैर हम वैक कैलकुलेट कर नहीं सकते थे। ये बेटा 17.05 के ई 17.05। के ई इज 17.05। इरिडीमेबल डेट की के ई वर्किंग 1.3 पोस्ट टैक्स के डी हमें चाहिए होती है। 14% डेट है तो 14% ऑफ ₹50 इंटू 1 माइनस टी ओवर मार्केट वैल्यू। जी ये पोस्ट टैक्स केडी आ गई रिडीमेबल डेट की आती कितनी है जी? नाइन पॉइंट 68%। ये जी हमारी पोस्ट टैक्स केडी है इरिडीमेबल डेट की। वेरी सिंपल कैलकुलेशन 9.68। लास्ट डेट रह गया जी कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट की पोस्ट टैक्स केडी कैसे आएगी? बिल्कुल ठीक है, आईआरआर ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस। और आईआरआर ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस बनती है जी मार्केट वैल्यू पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट से और फिर कन्वर्टेबल कन्वर्जन और रिडम्पशन वैल्यू विच एवर इज हायर। तो मार्केट वैल्यू 0 में ली जाएगी। इंटरेस्ट पे होना है जिसका कितने साल?
इंटरेस्ट पे होने इसका 4 साल, और 4 साल बाद इसकी कन्वर्जन या रिडम्पशन हमें देखनी है। कैश फ्लोज मार्केट वैल्यू के लिहाज से करंट 120 है। इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट इसका है 12%। सो 12% इंटू 100 इंटू पोस्ट टैक्स, ये जी आपके पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज बने, कितने बने? 7.80। और फाइनली कन्वर्जन और रिडम्पशन में विच एवर इज हायर हमने देखना है। तो रिडम्पशन होनी है शायद एट पार, और कन्वर्जन के बारे में हमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ईच टीएफसी इज कन्वर्टेबल इनटू 10 ऑर्डिनरी शेयर्स एट मैच्योरिटी। 4 साल बाद, 4 साल बाद 10 शेयर में कन्वर्ट होना है। तो 4 साल बाद 10 शेयर में कन्वर्ट होगा, 4 साल बाद एक शेयर कितने का होगा? डू वी हैव इंफॉर्मेशन? 4 साल बाद वाईएल का शेयर्स कितने का होगा? कन्वर्टेबल डिबेंचर वाईएल के है ना, 10 शेयर में कन्वर्ट होना है। हमने पोस्ट एक्विजिशन अज्यूम किया, 4 साल बाद अज्यूम नहीं किया, लेकिन हमें 4 साल बाद चाहिए, प्राइस नहीं अवेलेबल, अज्यूम कर लो सेम ही रहेगी। हमें 4 साल बाद की वाईएल की शेयर प्राइस चाहिए ना, क्योंकि हमने हायर ऑफ कन्वर्जन और रिडम्पशन लेनी है। तो हमें यह तो पता है कि 10 शेयर में कन्वर्ट होना है, हमें यह तो पता है आज एक शेयर 15 रुपए का है। 4 साल बाद शेयर की प्राइस होगी तो यह फैसला हो सकता है ना, नहीं अवेलेबल, अज्यूम कर लो कि जो आज है कम से कम वो रहेगी। तो इसका मतलब वो है 10 शेयर इंटू 15, वो बनता है 150। तो कंपेयर किया, हायर इज 150। लीजिए जी 1 2 3 ये कैश फ्लोज हैं। आईआरआर की कैलकुलेशन मैं इसको अगर स्किप करूं, एग्जामिनर ने जी लिए हैं जी 2 रेट लिए हैं 10% और 13%, इनको लेके इंटरपोलेट करके जो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बनाई हुई है आईआरआर, दैट इज 11.8%। ठीक है जी। तो इन कैश फ्लोज की जो हमने डिटर्मिन कर लिए कैश फ्लोज 1 2 3 विद दिस टाइमिंग 10 और 13 पे इंटरप्रेट करें 11.8%। ये मैं सोल्यूशन से ले रहा हूं, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसको हम अवॉइड कर रहे हैं। सो 11.8% हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, कोई चीज समझ नहीं पूछिए। 11.8%। लीजिए अब यहां से वैक बताइए क्या आ रहा है, सॉल्व कीजिए दिस टेबल फॉर द वैक। $15.10 15.10%। अच्छा, आपके एग्जामिनर ने इसका सोल्यूशन किसी और अप्रोच से निकाला हुआ है, मतलब उसने इसका अप्रोच वो रखी है जो मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि कंबाइंड कंपनी का वैक निकालने का तरीका जो पैक्सिस में लगा था। अगर पैक्सिस जाके देखा हो आपने तो, जिसमें एज्यूम कर लिया 4 सोर्सेज, 2 कंपनी के 2 और 2 के 2 मिले तो टोटल कंबाइंड कंपनी में 4 सोर्सेज हो गए। तो उसने उस अप्रोच से किया, आंसर उसका भी एक्जैक्टली सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस यही आ रहा है, उसका आंसर 15.05 आ रहा है। मुझे लगता है हमारी भी कहीं ना कहीं राउंडिंग ऑफ में फर्क निकला होगा जिसके से, अदरवाइज ये आंसर एक्जैक्टली मैच होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मैच नहीं हो रहा तो शायद हमसे कहीं कोई बर ये 15.05 इसने निकाला है, हो सकता है इसकी कोई राउंडिंग ऑफ एरर हो या हमारी कोई राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो, बट आंसर इज द सेम। उस मेथड से करो, इस मेथड से करो, आंसर सेम आना चाहिए था। राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रह रहा है, बट एनीवेज हमें वैक ऑफ कंबाइंड कंपनी मिल गया। इस मेथड से भी ठीक है। अगर बीटा इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो फिर मैं शायद वो मेथड अप्लाई कर लेते। बीटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो कंबाइंड कंपनी के तरीके से जाना मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। इस अजम्पशन के साथ चलना ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे जब हमें बीटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कंबाइंड कंपनी का वैक हमने निकाला पोस्ट एक्विजिशन। इस वैक को लेके यहां पे फीड करें 0.1510 तो कंबाइंड कंपनी की बिजनेस वैल्यू आ गई। क्या आती है जी? जी 8874 रहने दीजिए, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस हैं तो डेसिमल बेशक रहने दीजिए। यहां से जी वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंबाइंड एंटिटी निकाल लीजिए। $4362। अच्छा जी, यहां से यहां तक के सफर में कोई दिक्कत? हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ कंबाइंड एंटिटी ली। एनी क्वेश्चन?
यहां से आगे चलना है अगर, तो जरा तवज्जो कीजिएगा। हमने कहा, उसने हमसे पूछा शेयर एक्सचेंज रेशियो हमें क्या ऑफर करनी चाहिए। शेयर एक्सचेंज रेशियो अगर हम देखना चाहें, हमें ये तो पता है कि हमने वैल्यू क्या ऑफर करनी है, सही है। हमने कितनी वैल्यू के शेयर ऑफर करने हैं वो हमें पता है। कहां से पता है जी? वो हमें यहां से पता है। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है ना। अगर इसको मैं 1.05 कर दूं, दिस इज द वैल्यू दैट वी नीड टू ऑफर, ऐसा ही है। ये WL की करंट मार्केट वैल्यू है। इस पे 5% प्रीमियम ऑफर करना है, कितना बनता है? प्रीमियम के बाद ये क्या वैल्यू बनती है? 2835। ये वैल्यू के शेयर मैंने देने हैं। उसने मुझसे पूछा है कितने शेयर्स देने हैं। अब इस वैल्यू में कितने शेयर्स बनेंगे ये तो डिपेंड करता है पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस पे, ऐसा ही। 2835 रुपीज मिलियन में कितने शेयर्स बनेंगे ये पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस पे डिपेंडेंट है। और पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्राइस किस पे डिपेंडेंट है? पोस्ट एक्विजिशन नंबर ऑफ शेयर्स पे। और पोस्ट एक्विजिशन नंबर ऑफ शेयर्स तब तक नहीं आ सकते जब तक कितने शेयर इश्यू किए ये ना पता लगे। ये देखने में ये भी सर्कुलर लग रहा है, लेकिन इसका तोड़ है हमारे पास, इसका तोड़ हमारे पास है, ठीक है। बनता सर्कुलर नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका तोड़ हमारे पास है। हमें ये तो नहीं पता कि हमें कितने शेयर्स ऑफर करने हैं, बट हमें ये तो पता है ना हमने कितनी वैल्यू के शेयर ऑफर करने हैं। ये टोटल वैल्यू ऑफ द इक्विटी है। टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी यही है जी, ये तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं ना। पोस्ट एक्विजिशन कंबाइंड कंपनी की टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी ये है। अब इसमें से कितनी ऑफर कर देनी है आपने, कितनी ऑफर कर देनी है आपने टारगेट को? 2835। तो जनाब वो जरा लेस कीजिए, लेस वैल्यू ऑफ ऑफर टू बी मेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ WL 2835। तो जनाब वैल्यू ऑफ इक्विटी लेफ्ट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ YL, एग्री? कितने? 15। तो भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर तो पता है ना आपको। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास वैल्यू ये बचनी है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास शेयर कितने हैं ये तो पता है आपको। तो इसको डिवाइड कर दें आप, करंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ YL कितने हैं जी? 450 थे यार, 450 मिलियन। ये भी मिलियन है, ये भी मिलियन है। तो यहां से आपको मिला कि भाई शेयर होल्डर के पास जो इक्विटी बचनी है उसकी वैल्यू ये है, शेयर होल्डर के पास जो शेयर्स हैं उसके नंबर ये हैं, तो वैल्यू पर शेयर पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू पर शेयर कितनी बच रही है जी? ये रुपीस में निकाल दोगे आप, 3.39। अब जब ये वैल्यू आ गई तो यहां से नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड निकलते हैं। शेयर की वैल्यू ये है और आपने इतनी वैल्यू के शेयर देने हैं, यही कहानी है ना। ये शेयर की पर शेयर वैल्यू है और टोटल आपने इतने शेयर्स देने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ YL शेयर्स टू बी ऑफर्ड 2835 डिवाइड बाय 3.39, ये मिलियंस में आएंगे। बोलिए जी। 835.46 मिलियन शेयर्स आपने ऑफर करने हैं। और हमसे पूछा क्या गया है? शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो, तो भाई आपने 835.46 शेयर्स फॉर 300 शेयर्स, दिस इज इनफ। रेशियो ही देनी है ना, तो यहीं पे खत्म कर दो, इसको ब्रेक करके जरूरत ही नहीं चले जाने की। ये जी आपकी रेशियो बन गई है। या बहुत ही करना तो डिवाइड करके दिखा दो, 835 टू 300 डिवाइड करो उधर, 2.7841। चलो जी, ये रेशियो आ गया। 2.78 शेयर्स फॉर ऑफ YL फॉर 1 शेयर ऑफ WL, ये रेशियो आ गई। क्योंकि आपने टोटल 835.46 मिलियन शेयर इशू करने हैं WL के शेयर होल्डर्स को, जिनके पास अपने शेयर्स का था 300। तो इसका मतलब हर शेयर के बदले 2.78 शेयर्स आप इशू करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द शेयर एक्सचेंज रेशियो व्हिच should be offered to WL shareholders to gain their acceptance.
क्या रेशियो ऑफर की जाए उनकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए? तो हालातों वाकयात बताते हैं कि हमें 2.78 for 1 की रेशियो ऑफर करनी पड़ेगी WL के शेयर होल्डर्स को टू गेन देयर एक्सेप्टेंस। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए? पूरी समरी आपके सामने हुई नजर आ रही है जिस वक्त, इसको यहाँ से देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ये पूरी कहानी है, बाकी आगे वर्किंग्स आगे हैं, कहानी पूरी यहाँ पे नजर आ रही है इस वक्त। पहला पार्ट कि भाई क्या रेशो ऑफर करनी है, वो रेशो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। बेटा पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ये है, दिस इज पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ इक्विटी। भाई पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू बट एट्रीब्यूटेबल टू पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ द एंटायर एंटिटी ये है। इसमें से ये बिलोंग करेगी अब WL के शेयर होल्डर्स को 5% प्रीमियम के साथ। अगर उनको अपने ऑफर करना है तो ये वैल्यू आपको उनको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो एग्जिस्टिंग के लिए क्या बचेगी? है पोस्ट एक्विजिशन बट बिलोंगिंग टू नॉट ऑफ द होल एंटिटी, बिलोंगिंग टू वाई हेल्थ शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वैल्यू पोस्ट एक्विजिशन। ये पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू ऑफ इक्विटी कंबाइंड एंटिटी की है, ये टोटल एंटिटी की इक्विटी वैल्यू है। इसमें से ये वैल्यू आपने ट्रांसफर कर देनी है WL के शेयर होल्डर्स को थ्रू शेयर एक्सचेंज। बाकी बचेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी पता है, तो ये वैल्यू पर शेयर बन जाती है। हमसे क्या कहा था शेयर एक्सचेंज रेशियो जो हमें करनी है वो ये है। और दूसरा पार्ट था क्या ये रेशियो एक्सेप्टेबल होगी? द आंसर इज सिंपली अ बिग नो। व्हाई नो? इस तरह तो वो WL में शेयर होल्डर हो जाएगा कंबाइंड कंपनी का। दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। व्हाई नो? ज्यादा शेयर्स आ रहे हैं ना बेटा, शेयर्स डज नॉट मैटर। Financial management में your decision making is based on maximization of shareholders' wealth. You have to look at the wealth. Control could be associated factor. What other factors? So control can be considered there. But पहला point है maximization of shareholders' wealth. So if this ratio is offered, what is the impact on shareholders' wealth? 15 रुपए का शेयर आ जाएगा 3.39 पे. This is the primary reason. They will not accept this offer. अब दूसरी बातें हैं, बात तो वैसे यहीं पे खत्म हो जाती है कि भाई ऑफर एक्सेप्ट नहीं होनी। फिर बातें अलग है, कंट्रोलिंग शेयर तो फलाना शेयर तो टिमकाना शेयर, वो एसोसिएटेड बातें हैं। मेन है कि भाई शेयर होल्डर्स वेल्थ वायल की कहां से कहां गिर रही है। 15 रुपए पर शेयर से गिर के 3.39 पे शेयर आता नजर आ रहा है, विच इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अगली बात है जो उसने शायद कहा ना पार्ट बी, बट अदर फैक्टर्स, तो उसमें ये बातें भी आ सकती है, कंट्रोल को भी देखना, तो फलाना भी देखना, टिमकाना भी देखना है। दैट यू कैन रीड थ्रू, वो आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा तो वी कैन डिस्कस। पार्ट ए जो था 18 मार्क्स का, मेरे हिसाब से बड़ा हल्का सवाल था 18 मार्क्स के लिए फॉर CFAP. It was a much easier question at this level. जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम जरा मूव करते हैं नेक्स्ट लास्ट मेजर एरिया की तरफ। पे जाने से पहले ये एक ओवरव्यू हमारे ग्रेड ए का, इसमें हम सब कुछ कवर कर चुके हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस थिंग। हमने फाइनेंशियल अप्रेजल ऑन बिजनेस वैल्यूएशन कर ली, फिर फाइनेंशियल अप्रेजल ऑन एक्विजिशन, मर्जर, डीमर्जर, स्पिन ऑफ एंड स्पिन आउट। स्पिन आउट यही इधर का उधर का इधर रीस्ट्रक्चर करना, रीऑर्गेनाइजेशन करना, उसी की टर्म्स हैं ये हमने देख ली। फाइनेंशियल अप्रेजल ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस, वो हमने कर लिया। एनालाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू कंसिडरिंग डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन पे हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हुई, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट्स का शेयर होल्डर वैल्यू पे, पॉजिटिव एनपीवी का शेयर होल्डर वैल्यू पे क्या असर आता है, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन में हमने इसको एसोसिएटेड डिस्कशन में ये कवर होता रहा हमारा पॉइंट। डेट वैल्यू यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, ये भी रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये हमारा विद दिस एक्सेप्शन हो चुका है। ग्रिड बी भी हमारा कवर हो चुका था, ये नीला क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये तो ग्रिड सी है, क्या हो गया?
अच्छा, एक वो स्लाइड ही मिस, एक स्लाइड ही मिस होगी शायद मुझसे। तो एक हमारा जो ग्रिड बी है वो था सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वो हमने यहाँ से मैं आपसे जरा रिकैप ले लेता हूँ उसका, नहीं इधर से नहीं, इधर से। ये जी ग्रिड बी, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे बिजनेस सॉल्यूशन पे आने से पहले, ठीक है जी। ये भी हमारा कवर हो चुका था। ये तकरीबन 32 मार्क्स का पेपर इसमें से आता रहा है, इसका आया था लास्ट अटैम्प्ट में। ये ग्रिड बी हो गया। ग्रिड ए भी जो हम कवर कर चुके हैं उसमें 48 मार्क्स आता है। इसका मतलब पास्ट पेपर के लिहाज से हम 80 मार्क्स का पेपर हम कर चुके हैं। और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रिड, वो ग्रिड सी है, इट्स नॉट बी, इट्स सी, जिसमें से 20 मार्क का क्वेश्चन हमें रिसेंट अटैम्प्ट में आया है। तो वी विल एक्सपेक्ट 20 to 25 मार्क्स। इसमें 25 to 30 बेशक लिखा हुआ है, लेकिन एक पेपर जो हमें आया है उसमें 20 मार्क का इसमें क्वेश्चन एक आया है। एंड वी विल जनरली एक्सपेक्ट एक ही क्वेश्चन यहाँ से हमें आया करेगा। शायद कभी किसी जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ जाती है तो उसमें भी फॉरेन करेंसी का थोड़ा सा कंपोनेंट कभी आ जाए तो आ जाए, मैक्सिमम 25 तक चला जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि 30, 32, 34 तक ये पार्ट जाने वाला है। मेरे हिसाब से 20 से 25 की रेंज में ये क्वेश्चन, ये एरिया रहेगा। अच्छा जी, हमने असेस एंड मैनेज प्राइस, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क। Evaluate the implications of price, currency, interest, liquidity and credit risk on business। अच्छा जी, इसमें हिस्टोरिकली जो हमें न्यूमेरिकल में जो पोर्शन टेस्ट होता रहा है, करेंसी, इंटरेस्ट, करेंसी एंड इंटरेस्ट और टू सम एक्सटेंट प्राइस, ये रिस्क हमें न्यूमेरिकली पेपर्स में टेस्ट होते रहे हैं। लिक्विडिटी और क्रेडिट रिस्क के बारे में हमें हिस्टोरिकली कभी न्यूमेरिकल्स टेस्ट नहीं किया गया और हमें टेक्स्ट बुक में भी इसका मटेरियल नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि इसकी मैनेजमेंट के लिहाज से आप लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो नोट बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नोट होता है ना, उसमें लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क पे आपने बताया होता है ये रिस्क है क्या, इसको मैनेज करने के लिए इदारे ने क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं। तो आई थिंक इफ यू रीड थ्रू दैट नोट, दैट विल प्रोवाइड यू सफिशिएंट नॉलेज ऑन दिस एरिया। और फिलहाल मुझे लगता है कि कीपिंग इन व्यू हिस्ट्री एंड द मटीरियल दैट आई हैव मेड दैट अस अवेलेबल, मुझे लगता है कि इस पर हमें उतना ही नॉलेज फिलहाल हमारे पास हो, दैट शुड बी कंसिडर्ड सफिशिएंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमारा एक नोट होता है, उसमें तो खैर हम करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क सबको डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्राइस रिस्क भी, इवन मार्केट प्राइस रिस्क भी वहाँ पे आता है, ये सारे रिस्क उस नोट में कवर हो रहे होते हैं। लेकिन जो प्राइस रिस्क, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, इस पर हमारी बड़ी डिटेल वर्किंग यहाँ पे होने वाली है। लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क पे हम कोई क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस पे मटेरियल आईकैप की तरफ से बिल्कुल अवेलेबल नहीं, और ये एक काफ़ी बड़ा समुंदर है। लिक्विडिटी के लिए वैसे हम अगर बात करें तो करंट रेशो, क्विक रेशो, बेसिक रेशो है हमारे लिए, ठीक है ना। वहीं और क्या होता है लिक्विडिटी की बात करना चाहता। क्रेडिट रिस्क की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग पे हमने कोई ना कोई बात की हुई है। हमने क्रेडिट रेटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर उस पर थोड़ी सी बात हमने की हुई है। हमें एबीसी कम से कम क्रेडिट रिस्क की पता है। तो मुझे लगता है कि शायद आप वो नोट एक अच्छी कंपनी का सिर्फ पढ़ लें, तो दैट विल प्रोवाइड यू सफिशिएंट नॉलेज। जिस लेवल पे मुझे लगता है डिस्कशन लेवल पे इसको टेस्ट किया जा सकता है आईकैप में, तो आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी लेकिन प्राइस, करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क पे इंशाअल्लाह हम बड़ा डिटेल काम करेंगे। एंड विल स्टार्ट विद द करेंसी रिस्क। सबसे पहले करेंसी रिस्क पे बात करेंगे, फिर साथ साथ आगे इंटरेस्ट रेट ऐड होगा। प्राइस रिस्क तो चलते चलते आप समझे जो नॉलेज हम करेंसी रिस्क में हासिल करेंगे उसमें उसी की बेस पे हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क डिस्कस हो जाएगा, और उसी की बेस पे हमारा प्राइस रिस्क का भी छोटे से कंपोनेंट्स में हम बात करेंगे। प्राइस रिस्क इज नॉट अ वेरी बिग कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट जो हमें डिस्कस करने हैं वो करेंसी और इंटरेस्ट रेट है। आप कह सकते हैं हमने जो रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में डिस्कशन करनी है 95% करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट होगा, मे बी 96%, मे बी 97%, हार्डली 3 to 4% आपकी प्राइस रिस्क पे बात होनी है। और प्राइस रिस्क के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो करेंसी और इंटरेस्ट रेट की ऊपर ही बने हुए हैं। वही सारे टूल्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इट विल नॉट टेक मोर देन 2-3-4% टाइम। मेजर टाइम हमारा करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क पे जाने वाला है। अच्छा जी, ये जो रिस्क फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, आप लोगों ने अर्लियर स्टडीज में इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया हुआ। आई बिलीव ऐसा ही है ना, मतलब थोड़ा सा हुआ होगा तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे थोड़ी बहुत बातचीत इस पर हुई होगी लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेफरेंस से, रिपोर्टिंग से हटके आपने इसको कभी डिस्कस नहीं किया हुआ। अब नई स्कीम में आल्दो इसका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आपका कैफ लेवल पे आ चुका है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर, जिसका यहाँ पे तो एडवांस लेवल है, वहाँ पे बेसिक लेवल एक चैप्टर, कैफ लेवल पे एक नया सब्जेक्ट हमारा ऐड हुआ है, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। आप समझिए जैसे आपका MSA 2 है,
आपका SPM और BFD मिला के, मैनेजमेंट सीरीज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिला के MS2 जैसे केस स्टडी लेवल पे एक पेपर बनाया गया है। इसी तरह इसका बड़ा बेसिक सा पेपर कैफ लेवल पे मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस बनाया गया है, जिसमें मैनेजमेंट सीरीज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकट्ठा किया गया है, बट इकट्ठा रख के भी लहदा ही रखा गया है। इन द सेंस कंबाइंड क्वेश्चन नहीं आते, मैनेजरियल एनालिसिस के क्वेश्चन लहदा है, फाइनेंशियल एनालिसिस के क्वेश्चन लहदा है। MS2 में तो कंबाइन होकर केस स्टडीज आती हैं, यहाँ पे केस स्टडीज नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं, MCQs भी हैं। बट अगेन द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज, डिफरेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स। मैनेजमेंट थ्योरी में आपका पेपर पहले होता है ना, जो आपने पढ़ा होगा शायद BMBS टाइप का, दैट हैज बीन एबॉलिश्ड, तो उसके कुछ की कंपोनेंट्स मिला के MFA में डाल दिए गए हैं। So it is a basic level but comprehensive paper, managerial and financial analysis. तो anyways, आप लोगों के लिए मतलब मे बी आज से साल बाद जो बच्चे आएंगे उनको इंट्रोडक्शन इन चीज़ों का मिली होगी। आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन भी नहीं है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद करेंसी, देन इंटरेस्ट एंड इन बिटवीन विल कवर प्राइस समवेयर। तो एक क्वेश्चन कंपलसरी है इस एरिया में, कभी करेंसी पे कभी इंटरेस्ट रेट पे, सवाल बदलता रहा करेगा। रिसेंट टाइम में याद है किसी को, किससे आया करेंसी से इंटरेस्ट से? रिसेंट टाइम का पेपर देखो जरा, रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर BFD देखो, क्या इधर देख लेते हैं। तीसरे अटेम्प्ट का पेपर ये जी आपके सामने आ गया। इसमें रिकमेंड विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन हेज द सेल ऑफ कॉपर इन 6 मंथ, प्रोडक्ट कमोडिटी हेजिंग है पार्ट ए में 4 नंबर की, पार्ट बी करेंसी एक्सचेंज रिस्क 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, रिजल्ट रिकमेंड हेजिंग स्ट्रेटजी 6, 9 और 7, 16 16 मार्क्स का करेंसी इस क्वेश्चन है जी हमें। समर 22 में 16 मार्क का करेंसी है और 4 मार्क का प्राइस रिस्क उसको कहते हैं कमोडिटी पे है, ठीक है। बट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स इनके सेम ही रहेंगे, करेंसी है कमोडिटी, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, ठीक है। तो अब मेजर क्वेश्चन जो आता है हमें, जैसे करेंसी से कभी आ सकता है, कभी इंटरेस्ट रेट से आ सकता है, कमोडिटी बेस या बाज़ शेयर की प्राइस का जो रिस्क है, क्योंकि मार्केट प्राइस रिस्क जब हम बात करते हैं, प्राइस रिस्क जब बात करते हैं तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी हो सकता है और प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। शेयर्स में आपने पैसा लगाया हुआ वो भी प्राइस रिस्क आपका वहां पे भी आता है। सो हमें प्राइस रिस्क पे क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली लो है। करेंसी रिस्क पे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हमें आ सकता है, आया भी हुआ, यहाँ पे 16 नंबर करेंसी रिस्क पे है। हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क पे भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है और आता भी रहा पास में। आई रिपीट, प्राइस रिस्क पे क्वेश्चन हैवी ड्यूटी आने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली लो होती है। अच्छा जी, अब हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं इस एरिया पे। सबसे पहले जी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी रिस्क पे जाने के लिए हमें फॉरेन करेंसी के कुछ बेसिक्स जानने हैं, जिनमें से सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली होता है जी प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन अनदर करेंसी। जैसे पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस रुपीज पर डॉलर, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान में पाउंड की प्राइस रुपीज पर पाउंड, रुपीज पर यूरो। एक करेंसी की प्राइस एक्सप्रेस इन एन अदर करेंसी, दिस इज व्हाट वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की जब बात करते हैं तो इंटरनेशनली देयर आर 2 कोटेशन सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज रेट के देयर आर 2 कोटेशन सिस्टम। नंबर 1 इज डायरेक्ट कोट, जैसा कि पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट्स का डायरेक्ट कोट सिस्टम चलता है। डायरेक्ट कोट से मुराद है वेयर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी आर इक्वेटेड विद 1 यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस इज डायरेक्ट कोट। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी, जैसे 220 रुपए पर डॉलर, 340 रुपए पर पाउंड। एक फॉरेन करेंसी यूनिट के बराबर कितने लोकल करेंसी यूनिट्स हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट। पाकिस्तान में डायरेक्ट कोट चलता है।
दूसरा सिस्टम होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें रिवर्स ऑर्डर में बात की जाती है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। जैसे यूके में चलता है डॉलर्स पर पाउंड, यूरोज पर पाउंड। अब कितने डॉलर एक पाउंड के बराबर है? यूके में ऐसे एक्सचेंज रेट कोट होते हैं। कितने यूरोज एक पाउंड के बराबर है? यूके में ऐसे रेट कोट होते हैं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट पाकिस्तान, याद रखिएगा, रुपीस पर डॉलर, रुपीस पर पाउंड। इनडायरेक्ट कोट यूके, डॉलर पर पाउंड, यूरो पर पाउंड, दिरहम पर पाउंड। पाकिस्तान में क्या है? रुपीस पर दिरहम, रुपीस पर डॉलर, रुपीस पर यूरो। ठीक है, फर्क समझ आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अच्छा जी, कोट डायरेक्ट हो, कोट इनडायरेक्ट हो, वी ऑल नो एक्सचेंज रेट्स में एक बाइंग होता है, एक सेलिंग होता है, ऐसा ही, एक बाइंग रेट, एक सेलिंग रेट। अब हमें एग्जाम में दोनों तरह के कोट्स दिए जाते हैं। हमें डायरेक्ट कोट भी आते हैं, हमें इनडायरेक्ट कोट भी आते हैं, और हमें दो रेट्स दिए जाते हैं, एक बाइंग कहलाता है रेट, एक सेलिंग कहलाता है। लेकिन ख्याल रखना है, बाइंग सेलिंग इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज डीलर। बाइंग रेट से मुराद रेट एट विच डीलर विल बाय, सेलिंग रेट से मुराद एट विच डीलर विल सेल। तो मतलब मैंने अगर फॉरेन करेंसी बाय करनी है तो विच रेट इज रेलेवेंट टू मी? मैंने बाय करनी है ना एज अ कस्टमर, सेलिंग रेट इज एप्लीकेबल टू मी। मैंने अगर फॉरेन करेंसी सेल करनी है तो बाइंग रेट इज एप्लीकेबल टू मी। भाई मुझसे बैंक किस रेट पे खरीदेगा, दैट इज एप्लीकेबल टू मी। तो बाइंग सेलिंग की जो टर्म है दैट इज ऑलवेज यूज विद रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज डीलर या बैंक। मैंने बाय करनी है तो भाई बैंक ने क्या करना है? बैंक सेल करेगा ना मुझे, तो सेलिंग रेट इज रेलेवेंट टू मी फॉर बाय ट्रांजैक्शन। मैंने फॉरेन करेंसी सेल करनी है तो बैंक विल बाय फ्रॉम मी, मैं बैंक को बेचूंगा ना, तो बाइंग रेट इज एप्लीकेबल टू मी। बैंक किस रेट पे बाय करता है, तो ये हमेशा बैंक के रेफरेंस से ये बात की जाती है। ये सारी टर्म आई बिलीव इसी डिटेल में जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये सारा मैंने पहले भी बोला, एक्सट्रैक्ट्स मेरे किताब के एक्सट्रैक्ट, एवरीथिंग इज रिटन देयर, यू कैन फॉलो इट फ्रॉम देयर। वहाँ पे एडिशनल नोट लेने हैं तो ले सकते हो। कोई चीज़ आपको यहाँ पे डिफरेंट किताब से शायद नहीं मिलेगी, इट सिंपली द एक्सट्रैक्ट्स। तो जनाब हमने कहा जी एक डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है। कोट जो मर्जी हो, हर कोट में बाइंग रेट भी होगा, हर कोट में सेलिंग रेट भी होगा। बट द चैलेंज इज डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, बाइंग रेट, सेलिंग रेट कैसे हम आइडेंटिफाई करें और अपनी कैसे ट्रांजैक्शन को एक करेंसी से दूसरी में कन्वर्ट करें। क्योंकि देखिए फॉरेन करेंसी आप जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में जाओगे, वो इंपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट है, यू विल डील विद फॉरेन करेंसी। और आप जिस कंट्री में हो सकता है वहाँ पे डायरेक्ट कोट चल रहा हो सकता है वहाँ पे इनडायरेक्ट कोट चल रहा हो। यू शुड नो कि आपने कोई करेंसी बाय करनी है या सेल करनी है, हाउ टू आइडेंटिफाई सूटेबल रेट। तो सूटेबल रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जी बड़ा एक आसान सा तरीका है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ जो देखनी है कि हर एक्सचेंज रेट में देयर आर टू करेंसीज। जैसे मैं पाकिस्तान की मिसाल दे रहा था रुपीस पर डॉलर, मैं इंग्लैंड की मिसाल दे रहा था डॉलर पर पाउंड। इन एवरी एक्सचेंज रेट देयर आर टू करेंसीज इन्वॉल्व। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी द करेंसी अपेयरिंग फर्स्ट, लेट्स कॉल इट फर्स्ट करेंसी, द करेंसी अपेयरिंग सेकंड, लेट्स कॉल इट सेकंड करेंसी। सो रुपीस पर डॉलर है या डॉलर पर पाउंड है, देयर इज अ फर्स्ट करेंसी एंड देयर इज अ सेकंड करेंसी, देयर इज अ फर्स्ट करेंसी एंड देयर इज अ सेकंड करेंसी। ठीक है, हर एक्सचेंज रेट में देयर आर टू करेंसीज इन्वॉल्व। विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में होना तो पहले हम इस सिस्टम को समझ लेते हैं। पाकिस्तान में आप जब भी करेंसी खरीदने या बेचने की बात करोगे, यू विल ऑब्टेन एन एक्सचेंज रेट। ऐसे ही जब भी करेंसी खरीदनी है या बेचनी है, यू विल ऑब्टेन एन एक्सचेंज रेट। नाउ लुकिंग एट द एक्सचेंज रेट, विच करेंसी यू वुड लाइक टू बाय और सेल इन पाकिस्तान, फर्स्ट और सेकंड? विच करेंसी डू यू बाय और सेल इन पाकिस्तान, फर्स्ट और सेकंड? Do you buy rupees in Pakistan? Do you sell rupees in Pakistan? What do you do? You always buy or sell second currency in Pakistan. Rupees per dollar, डॉलर बाय करना है भाई, rupees per pound, पाउंड बेचना है। तो दोबारा सुनिए, हर एक्सचेंज रेट में there are two currencies involved. Rupees per dollar में rupees is first currency, dollar is second currency. And in Pakistan, you always talk about buying or selling second currency because you always talk buying and selling foreign currency. तो इन पाकिस्तान फॉरेन करेंसी से सेकंड करेंसी। पाकिस्तान में आप कभी नहीं कहते ना मैं रुपए खरीदने जा रहा हूं मार्केट में, मैं जी हज करने जा रहा हूं तो मैं रुपए खरीदने जा रहा हूं या रुपए बेचने जा रहा हूं। जी मैं यूएई की ट्रिप पे जा रहा हूं तो मैं रुपए बेचने जा रहा हूं। जी मैं जी इंग्लैंड से आया हूं तो मेरे पास कुछ पाउंड थे तो मैंने सोचा रुपए ही खरीद लूं। डू वी टॉक लाइक दिस? भाई सऊदी अरब जा रहे हैं, हम रियाल खरीदने जा रहे हैं। दुबई का ट्रिप है, हमें दिरहम खरीदने हैं। इंग्लैंड से आए हैं, पाउंड मेरे पास है, मैं पाउंड बेचने जा रहा हूं।
This is how we talk. We always talk about buying or selling second currency. Foreign currency in Pakistan it is second currency. तो अब डायरेक्ट इंडायरेक्ट को फॉर द टाइमिंग भूलो जरा. We always talk about buying selling second currency. And in Pakistan we know the rule. If we have to buy a dollar, there will be two rates, high and low. ऐसा ही है? दो रेट होते ना, बाय सेल, एक बाइंग के लिए एक सेलिंग के लिए. देयर आर ऑलरेडी टू रेट. फॉरगेट अबाउट बाइंग सेलिंग, उसको ही भूल जाओ. आप अगर बैंक के पास जाते हो डॉलर खरीदने, तो आप हाई रेट पे बाय करते हो, लो रेट पे बाय करते हो? डॉलर यू ऑलवेज बाय हाई, सेकंड करेंसी यू ऑलवेज बाय है. डॉलर आप हमेशा हाई रेट पे खरीदोगे, डॉलर बेचने के लिए तो हमेशा लो रेट पे बेचोगे. मतलब आपको अगर आज का हिसाब से देखें, आपको 220 और 222 का रेट कोट हो रहा है, 220 और 222 का रेट कोट हो रहा है. आपने बाय करना है तो हाई रेट पे बाय करना है, आपने सेल करना है तो डॉलर लो रेट पे सेल करना है, और आपने डॉलर को कन्वर्ट करना है तो रेट से मल्टीप्लाई करते हो. $100 खरीदने हैं ना भाई, तो $100 इंटू रेलेवेंट रेट. आप फर्स्ट करेंसी को कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लाई करके. अब आप बैठे हो इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड में यू विल ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अगेन फॉरेन करेंसी, बट इन इंग्लैंड फॉरेन करेंसी इज द फर्स्ट करेंसी. तो इंग्लैंड में तो आप फर्स्ट करेंसी को बाय करने की बात करो, इंग्लैंड में तो आप सेकंड फर्स्ट करेंसी को सेल करने की बात करो. तो वहां पे फर्स्ट करेंसी का रूल हमेशा उलट है. हाई का लो हो गया, फर्स्ट करेंसी यू बाय एट लो रेट, फर्स्ट करेंसी यू सेल एट हाई रेट. एंड फर्स्ट करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना है ना, तो यू डिवाइड डॉलर विद द रेट. सेकंड करेंसी को फर्स्ट में कन्वर्ट करना है, यू मल्टीप्लाई सेकंड करेंसी यूनिट्स विद द रेट. आपने फर्स्ट करेंसी को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यू मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंसी यूनिट्स, यू डिवाइड फर्स्ट करेंसी यूनिट्स विद द रेट. सो ये टेबल है, ये आपको ज़हन में रखना कि जब भी फॉरेन करेंसी का सवाल आए, हमें सबसे पहले ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. इतनी डिटेल में नहीं बनता, बड़ी आसानी से बन जाता है ये टेबल. समराइज वे में ना मैं इसको ऐसे बनाता हूं कि भाई फर्स्ट करेंसी है और सेकंड करेंसी है. पाकिस्तान में वी बाय, वी सेल, वी कन्वर्ट. सेकंड करेंसी वी बाय हाई, वी सेल लो एंड वी कन्वर्ट बाय मल्टीप्लाइंग. और यहां पे फर्स्ट करेंसी के लिए उलट हो जाएगा, लो हाई डिवाइड. ये टेबल बन गया आपका. ये इसकी समरी आ गई. जब भी फॉरेन करेंसी का सवाल आपने करना है, मेक इट ए हैबिट. दिस टेबल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. इस टेबल के बगैर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते. मेरे हिसाब से विद रीजनेबल प्रैक्टिस, अगर ये टेबल नहीं होता आपके सामने, यू स्टिल हैव अ 50% चांसेस ऑफ मेकिंग एरर. जब हाई लो में गलत कर जाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूज कर जाओगे, जरब तकसीम में उल्टे हो जाओगे. सो विद प्रैक्टिस देयर इज 50% चांस कि आप गलती कर जाओगे विदाउट दिस टेबल. सो आई स्ट्रांगली एडवाइज कि फॉरेन करेंसी क्वेश्चन करते हुए जब भी करेंसी बाइंग, सेलिंग, कन्वर्जन का इशू आए, छोटा सा में जाके जैसा टेबल स्केच बना लो. इट हार्डली टेक्स फ्यू सेकंड्स, लेकिन इट विल इंश्योर कि आपके बड़े की 3, 4, 5 मार्क्स सिक्योर रहे, उनमें रिस्क 0 हो जाएगा. तो ये जनाब एक टेबल है छोटा सा, और इस टेबल की छोटी सी एप्लीकेशन के लिए हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है, इलस्ट्रेशन 1 और 2. तो पेज 427 की बॉटम पे ये इलस्ट्रेशन आ रही है, जिस पे इस टेबल की एप्लीकेशन को हम देखते हैं. ये जी 2 इलस्ट्रेशन है पेज 27 की बॉटम पे, और पेज 427 के ऊपर ही आपके पास आ रही हैं वैल्यूज. मैं ये टेबल चले जी आपके सामने एक तो अप्लाई करवाता हूं. ये टेबल भी आपके सामने पड़ा हुआ है, ये कैलकुलेशन भी आपके सामने है. ये जी हमारे पास एक्सचेंज रेट डॉलर पर पाउंड 1.8630, 1.8660. डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, ट्रांजैक्शन पढ़ो. हाउ मच बाइंग 1000 पाउंड विल कॉस्ट. आपने क्या बाय करना है एक्सचेंज रेट में, फर्स्ट करेंसी और सेकंड करेंसी. आपने सेकंड करेंसी बाय करनी है, ऐसे है जी. सेकंड करेंसी बाय करनी, टेबल पे आ जाओ. सेकंड करेंसी वी बाय हाई एंड वी मल्टीप्लाई. तो जनाब हाई रेट से मल्टीप्लाई 1.8660, कितने डॉलर बने? $1866. अच्छा, फॉरेन करेंसी क्वेश्चन में यहां पे एक और हैबिट आपको डेवलप करनी है. विद एवरी अमाउंट यू मस्ट यूज द करेंसी साइन. क्योंकि उधर पाउंड थे, इधर आके डॉलर बन गए. इट्स नॉट सिंपली 1000 इंटू 1.866 1866. इट इज 1000 पाउंड इंटू एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू $1866. ठीक है जी. पाउंड बाय करने हैं हमने. सबसे पहली जो चीज पिक की, हमें क्या बाय करना है, कौन सी करेंसी बाय करनी है. हमें पाउंड बाय करने हैं, जो कि हमारे एक्सचेंज रेट में सेकंड करेंसी है. हमें पाउंड बाय करने हैं, हमें सेकंड करेंसी बाय करनी है. हमने करेंसी जो बाय करनी है वो आइडेंटिफाई की, और एक्सचेंज में जाकर रिलेट किया रेट में कि भाई ये कौन सी करेंसी है,
ये सेकंड करेंसी है। फिर हम टेबल में शिफ्ट हो गए, भाई सेकंड करेंसी बाय करनी है, सेकंड करेंसी हाई रेट पे, और सेकंड करेंसी कन्वर्ट होती है मल्टीप्लिकेशन से। तो जनाब 1000 पाउंड को हाई रेट से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज व्हाट वी डिड। आगे चलिए, हाउ मच डू वी गेट बाय सेलिंग पाउंड। पाउंड सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट में जाओ, पाउंड इज सेकंड करेंसी, सेकंड करेंसी टेबल पे आ जाओ, सेकंड करेंसी सेल करनी है, सेकंड करेंसी वी सेल, लो एंड मल्टीप्लाई, तो जनाब लो रेट से मल्टीप्लाई कर दो। लो रेट 1.8630 से मल्टीप्लाई करो, पाउंड को सेल किया, डॉलर मिलेंगे 1863। Illustration number 3, activity number 3, how much buying dollar will cost us। डॉलर बाय करने हैं, डॉलर इज फर्स्ट करेंसी, फर्स्ट करेंसी बाय करनी है, फर्स्ट करेंसी भी बाय लो एंड डिवाइड, तो जनाब लो रेट से डिवाइड कर दो, डिवाइड विद 1.8630, इन दोनों में से जो लो रेट है उससे डिवाइड कर दो। अब डॉलर को डिवाइड करेंगे तो रेट आएगा, अब वैल्यू आएगी पाउंड में कितनी, 536.77। तो अगर आप $1000 बाय करना चाहते हो, इट विल कॉस्ट यू 536.77। अच्छा जी, हाउ मच डू वी गेट बाय सेलिंग डॉलर। हमने डॉलर बेचने हैं, हमने फर्स्ट करेंसी बेचनी है, फर्स्ट करेंसी यू सेल एट हाई रेट एंड डिवाइड, हाई रेट से डिवाइड करो, तो जनाब हाई रेट आपका है 1.8660, कितने पाउंड, तो आपने अगर $1000 बेचने हैं तो आपको इतने पाउंड मिलेंगे, $1000 बेचने पे, आपने $1000 हैं तो आपको इतने पाउंड पे करने पड़ेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रख रही है कि करेंसी डीलर विल ऑलवेज मेक अ गेन, करेंसी डीलर विल ऑलवेज मेक अ गेन। आपने डीलर को डॉलर बेचे, उसने इतने पैसे देने हैं आपको, आपने डीलर से डॉलर खरीदने हैं तो उसने इतने पाउंड मांगने हैं, तो ये फायदा है ना उसका, गेन कमा रहा है, और वही गेन यहां पे नजर आ रहा है। आपने डॉलर खरीदने हैं, आपने पाउंड खरीदने हैं, इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपने पाउंड बेच रहे हैं तो इतने पैसे मिलेंगे, $3 वो कमा रहा है। तो डीलर हमेशा मुनाफा कमाता है, ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है एक्सचेंज रेट्स करेंसी की बाइंग सेलिंग में। जी सॉरी, हाँ भाई, धुनार क्या हर दुकानदार ऐसा करता है, खरीदो फरोख्त में मुनाफा कमाने बैठे हुए ना, तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर भी हमारे खरीदार ही है ना, डीलर ट्रेडर है, करेंसी खरीदते हैं, करेंसी बेचते हैं, करेंसी में ट्रेड करते हैं। शॉपकीपर्स कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, तो आप कमोडिटीज में ट्रेड करो या करेंसी में ट्रेड करो, गोल्ड में ट्रेड करो, रूल इज वेरी सिंपल, डीलर विल ऑलवेज मेक अ प्रॉफिट। मतलब आपको लग सकता है यहां से कंफ्यूजिंग कि भाई लो पे बाय करके हम हाई पे बेच रहे हैं, बट भाई डिवाइड भी कर रहे हैं ना साथ, ये भी ख्याल करो कि हम लो रेट पे खरीद रहे हैं, हम हाई रेट पे बेच रहे हैं, तो डीलर का फायदा कैसे हो गया, वो नजर आ रहा है कैसे फायदा हो रहा है आपको यहाँ पे। हो सकता है वो मिड दिखा रहा हो, मुझे क्या पता आप क्या देख रहे हो गूगल पे, ठीक है ना, वो तो आपके सर्च करने पे है। अगर आप नॉर्मली देखोगे रेट तो दो ही होते हैं, एक्सचेंज रेट, करेंसी रेट, जब भी डीलर के रेट आएंगे वो दो आएंगे, एक रेट नहीं। अगर एक रेट नजर आ रहा तो वो एवरेज रेट होता है, मिड रेट होता है, उन दोनों का मिड होता है, हाई लो का। जी बेटा, सर एक हमारा पेबल था, उसको हमने पे करने थे डॉलर, फिर मैं बाइंग का रेट लगाया था। डॉलर पेएबल है ना, डॉलर पेएबल है कि जब भी आपने डॉलर पे कर उसको लायबिलिटी सेटल करनी होगी, यू विल हैव टू बाय डॉलर, आपको डॉलर बाय करके पे करना पड़ेगा। यूज द रेट ऑफ सेलिंग, सेलिंग उसका सेलिंग है तो आपका तो बाइंग बना, बैंक के रेफरेंस से देखते हैं ना, बैंक का सेलिंग रेट आपका बाइंग रेट है ना भाई। तो सर जो एनबीपी ना, ये पाकिस्तान की जो रेट शो रहते हैं बाइंग एंड सेलिंग के, बेटा वो बैंक का बाइंग सेलिंग है ना, आपने बैंक का सेलिंग उठाया है, पेएबल को लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यू विल हैव टू बाय डॉलर, कंपनी विल बाय डॉलर फ्रॉम बैंक, बैंक विल सेल डॉलर टू द कंपनी,
तो सेलिंग रेट इज रेलेवेंट ना जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक छोटी सी वीएन एक्टिविटी जो अभी मैंने कराया आपको काम, ये 4 और एक कैलकुलेशन है। एक ये एक्सचेंज रेट गिवन है जी, इस एक्सचेंज रेट को लेकर 4 कैलकुलेशन है, परफॉर्म कीजिए जरा इनको। ये ना बोलिए वैल्यूज़ क्या आ रही हैं जी। पहली वैल्यू, कॉस्ट ऑफ बाइंग 100,000 Deutschmark, इट विल बी इन डॉलर्स। 49152। कॉस्ट ऑफ बाइंग $1 million Deutschmark, 2.0365 millions. How much do we receive from selling $150,000? 305,475. 305,475 Deutschmark. Or how much do we receive from selling Deutschmark 10 million? 4.938 million dollars. जी कोई डिसएग्रीमेंट है तो बोलिए इन वैल्यूज पे। मुझे नहीं पता सही है गलत है, यू हैव टू वेरीफाई। सब मुत्तफिक हैं तो वी कैन रीजनेबली बिलीव कि ये वैल्यू ठीक ही होंगी। अच्छा जी, ये पहला केस हो गया कि हमने आगे अगर चलना है, फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, तो उसके लिए पहले हमें फॉरेन करेंसी बाइंग सेलिंग की कहानी ज़रा पता होनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन करेंसी जब बाय करते हैं, फॉरेन करेंसी सेल करते हैं, तो हाउ डू वी परफॉर्म कन्वर्जन, हाउ डू वी डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ बाइंग फॉरेन करेंसी, हाउ डू वी डिटर्मिन प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग फॉरेन करेंसी। तो ये हमने अभी छोटी सी एक्टिविटीज से सिर्फ वही यहाँ तक सीखने की कोशिश की है कि कॉस्ट ऑफ बाइंग फॉरेन करेंसी एंड प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग फॉरेन करेंसी कैसे डिटर्मिन किया जाता है। तो अभी बाकी एक्टिविटीज़ हम इसको लेके आगे चलेंगे, बट वी टेक अ 10 minutes ब्रेक है, उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन को आगे कैरी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमने बात की, एक बाइंग होता है, एक सेलिंग होता है, दोनों रेट्स के दरमियान डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को कहा जाता है स्प्रेड। और स्प्रेड बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर होता है उसके मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। फिर जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि हमें आगे एक ही रेट मिल रहा है, तो वो क्या है, उसको मिड रेट कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन में भी हमें मिड रेट नजर आता है। जब हमें मिड रेट दिया गया है, मतलब बाइंग और सेलिंग रेट अलहदा अलहदा नहीं दिए गए,
तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको कोई करेंसी बाय करनी है या सेल करनी है, यू विल यूज द सेम रेट। सिर्फ आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। हाई लो रेट की टेंशन खत्म हो जाती है क्योंकि रेट ही एक है, ठीक है। तो मिड रेट से भी हम डील करते हैं। अच्छा, फिर एक क्रॉस रेट का भी फंक्शन यूज होता है एक्सचेंज करेंसी में। क्रॉस रेट क्या है कि आपको दो पैरिटीज दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, रुपीज पर डॉलर दिया जाएगा और डॉलर पर पाउंड दिया जाएगा। रुपीज पर डॉलर दिया जाएगा, डॉलर पर पाउंड दिया जाएगा और कहा जाएगा डॉलर पाउंड पैरिटी बनाओ, सॉरी रूपी पाउंड पैरिटी बनाओ। रूपी डॉलर कह दिया, डॉलर पाउंड दे दिया और कहा गया डॉलर पाउंड का रेट बनाओ। मतलब कहा नहीं गया, हमें जरूरत पड़ जाती है, हमें जरूरत डॉलर पाउंड की है और रूपी पाउंड की है, हमें रूपी पाउंड का रेट चाहिए, लेकिन हमें दिया ये हुआ और ये हुआ, तो हमें फिर इन दो रेट्स को यूज करके एक तीसरा रेट बनाना पड़ता है। इसको हम क्रॉस रेट फंक्शन कहते हैं कि दो डिफरेंट पैरिटीज को यूज करके एक तीसरी पैरिटीज डिटरमिन करना। तो इसके लिए कुछ हमारे पास इलस्ट्रेशन है। एक बेसिक इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। बेसिक केस, हमारे पास दो एग्जांपल बेसिक केस की हैं 1 और 2। फिर एडवांस केस में वी हैव 2 केसेस फर्दर, ठीक है। तो बेसिक केस को हम पहले देखते हैं जी। गिवन इज डीएम पर पाउंड, पीटीई पर पाउंड और रिक्वायर्ड इज पीटीई पर डीएम। अच्छा जी, इसकी वर्किंग नहायत सिंपल है। क्रॉस रेट, इट इज सिंपल मैथमेटिक्स डीलिंग विद इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैथमेटिक्स की इक्वेशन समझो, डीएम पर पाउंड इज इक्वल टू 2.5150, पीटीई पर पाउंड is equal to 205.80. This is mathematical equation. ये equation 1 है, ये equation 2 है, and by using these two equation we have to arrive at this relation PTE per Dushmark. आपने इस relationship पे जाने के लिए आप this side of the equation देखते हो। Rule is very simple. Either you will divide equation 1 with 2 or vice versa, or you multiply equation 1 with 2. Simple mathematical relationship है। तो जब हमने यहां से पाउंड एलिमिनेट करना है, पाउंड एलिमिनेट करना है इस साइड से, PT पर DM चाहिए ना, तो हमने पाउंड एलिमिनेट करना है। पाउंड एलिमिनेट करने का तरीका जो मुझे समझ आता है, टू अराइव एट दिस इक्वेशन क्या करना चाहिए हमें? डिवाइड करना चाहिए। किसको किससे? इफ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, 2 डिवाइड बाय 1, बिल्कुल ठीक होगा। 2 बाय 1 करेंगे तो पीटी पर डीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 बाय 1 करेंगे तो पीटी पर डीएम आएगा। हम इलस्ट्रेशन नंबर क्या थी? 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये फॉर FRM का चैप्टर हमने शुरू कर दिया है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 3 कंपोनेंट नंबर 1 हमने कहा जी इक्वेशन 2 है PTE पर पाउंड और इज इक्वल टू 205.80 और इसको डिवाइड कर दें आप DM पर पाउंड के साथ और इसका वैल्यू है 2.5150। मैथमेटिकली पाउंड पाउंड कैंसिल होगा, यू विल बी लेफ्ट विद PTE पर DM और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 81.83। ये PT पर डीएम क्रॉस रेट आ गया हमारे पास। सिमिलरली आप केस 2 देखिए, सिंपल मैथमेटिक्स है जी। केस 2 हमें गिवन है SFF पर पाउंड एंड डॉलर पर SFF। रिक्वायर्ड क्या है? डॉलर पर पाउंड। इसका मतलब वी हैव टू एलिमिनेट SFF। इफ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, SFF को रिमूव करने के लिए व्हाट शुड वी डू? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो केस 2 में हमें जो गिवन है SFF पर पाउंड, मल्टीप्लाई कर दो इसको डॉलर पर SFF से, इधर एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई कर दो 4.3510 मल्टीप्लाइड विथ 0.4550। तो जनाब यहां पे देखिए पाउंड SFF कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद डॉलर पर पाउंड। ऐसे ही है जी, डॉलर न्यूमिनेटर में, पाउंड डिनोमिनेटर में, एंड वैल्यू क्या बची? 1.944। 4 डेसिमल पे ले जाओ, 0 0 361। तो 4 डेसिमल पे रेट लिखे हैं ना, तो इसको भी 4 पे ले जाओगे ना। दिस हाउ वी ऑपरेट। कहाँ पे? ओके 0.445 9362। ओके
तो ये है जी क्रॉस रेट। ये क्रॉस रेट के सिंपल सिनेरियो था जिसमें हमें सिंगल रेट दिया जाता था, मिड रेट अवेलेबल था, इसका भी मिड है, इसका भी मिड है। तो हमने कहा जी मैथमेटिक्स है, दरबे दे लो, तकसीम दे लो, इक्वेशन की दोनों साइड को एक तरफ ज़रब दे लो या एक तरफ तकसीम कर लो, वही बिहेवियर दूसरी तरफ रखो। तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड। ये जी क्रॉस रेट के सिंपल केस से हमने पार्ट ए के 2 केसेस को देखा। अच्छा जी, अब हम जरा एडवांस केस सिनेरियो देखें जिसमें हाई लो रेट दिए जा रहे हैं। बी पार्ट का 1 केस देखेंगे और फिर सेकंड केस देखेंगे। एडवांस केस में हमें हाई लो रेट अवेलेबल है और क्रॉस रेट करने को कहा जा रहा है। स्पॉट रेट फॉर रूपी अगेंस्ट डॉलर इज दिस, रूपी पर डॉलर स्पॉट रेट हाई लो, एंड स्पॉट रेट फॉर डॉलर अगेंस्ट पाउंड, डॉलर पर पाउंड, ये रेट आ गया जी। रिक्वायर्ड क्या है? रूपी पर पाउंड। अच्छा जी, पहला स्टेप तो वही है, लुक एट द रेट एंड सी व्हाट वी नीड टू डू। हमें रूपी पर पाउंड चाहिए, क्या करें? हमें डॉलर को नॉक ऑफ करना है ना, वी शुड मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, हमने कहा जी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड की मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी सिंपल है, कि रुपीज पर डॉलर को, इसको मैं लिख देता हूं, रुपीज पर डॉलर को मल्टीप्लाई कर दो डॉलर पर पाउंड के साथ। अब इशू है राइट साइड की मल्टीप्लिकेशन का। राइट साइड पे दोनों जगह 2 रेट्स हैं, तो व्हेन मल्टीप्लाइंग द रूल इज मल्टीप्लाई हाई इंटू हाई एंड लो इंटू लो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 160 इंटू 1.4010 एंड 161 इंटू 1.4020। तो जनाब रिजल्टेंटली हमें रुपीज पर पाउंड मिल गए। और रुपीज पर पाउंड जी लो साइड पे क्या है? टू टू 4.16 और हाई साइड पे क्या है? यहां पे 225.72। क्रॉस रेट फंक्शन में जब हाई और लो रेट्स आ जाएं, तो जब आपने फैसला किया मुझे रिक्वायर्ड रेट्स पे जाने के लिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पे जब फैसला हो गया तो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होंगे, हाई को हाई से, लो को लो से। ठीक हो गया? ये केस 1, ये भी बड़ा सिंपल रहा, बस थोड़ा सा टेढ़ापन यहां पे आता है जहां पे हम डिवाइड करने जाते हैं। इसके लिए हम एक केस 2 देखते हैं एडवांस सिनेरियो का। स्पॉट रेट रुपी पर डॉलर गिवन है जी हमें, इक्वेशन 1, और स्पॉट रेट कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर वो गिवन है जी हमें, इक्वेशन 2 आ गया। रिक्वायर्ड क्या है? रुपी पर कैनेडियन डॉलर। अब आपने रुपी पर कैनेडियन डॉलर जाना है, इसका मतलब आपने नॉक ऑफ किसको करना है? यूएस डॉलर को। यूएस डॉलर को नॉक ऑफ करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? डिवाइड 1 विद 2, 1 विद 2, यही करना है ना। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डॉलर डॉलर उड़ जाएगा, रुपीज ओवर कैनेडियन डॉलर, रुपी ओवर कैनेडियन डॉलर आ गया। ठीक है, तो जनाब लेफ्ट साइड पे हमने डिसाइड कर लिया हमने क्या सलूक करना है। हमने कहा जी हमें डिवाइड 1 विद 2 करना है, तो हम करेंगे रुपी पर डॉलर को डिवाइड करेंगे कैनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर के साथ। अच्छा, यहां पे व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू डिवाइड, then guideline is divide high with low and low with high। अब ये उलट गया। मल्टीप्लिकेशन में रूल सीधा था, भाई मल्टीप्लाई करना तो हाई को हाई से मल्टीप्लाई कर दो, लो को लो से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन डिवाइड करना है तो डिवीजन क्रॉस में करनी है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर 160 को डिवाइड करना है तो 160 को डिवाइड करूंगा मैं 1.2020 से,
और 161 को डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड करूंगा 1.2010 से। तो जनाब यहां पे मुझे मिल गया डॉलर डॉलर उड़ने के बाद रुपीस पर कैनेडियन डॉलर कितना जी? 133.11 जी 134.05 ये जी क्रॉस रेट फंक्शन है। ये क्रॉस रेट का फंक्शन हाई लो के साथ हमें पास पेपर में एक बार टेस्ट हुआ है, शायद आगे पास पेपर जो हम डिस्कस करेंगे उनमें कहीं ना कहीं ये अप्लाई होगा। जी हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की एबीसी सीखी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की एबीसी हमने सीखी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम यूज़ करके बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसी अगर हमने करनी हो तो हाउ डू वी डिटर्मिन आवर प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग फॉरेन करेंसी और कॉस्ट ऑफ बाइंग फॉरेन करेंसी। और एक्सचेंज रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्रॉस रेट के फंक्शन पे भी बात की। हमें ये भी एग्जाम में टेस्ट किया जाता है कि हमें रेट्स दिए जाएं रुपीज़ पर डॉलर के और कैनेडियन डॉलर पर डॉलर के और हमारी ट्रांजैक्शन कैनेडियन डॉलर रुपीज़ की हो, ठीक है। तो हम किस तरह अपने डिजायर्ड रेट्स पे जाते हैं क्रॉस रेट फंक्शन के साथ। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी ये तो बात थी बेसिक फॉरेन करेंसी की, लेकिन हमारा असल जो इस एरिया है, इस चैप्टर का जो एरिया है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये तो मैं एबीसी चूंकि आती नहीं थी इसलिए एबीसी हमने सीखी, बट एबीसी की जब बात कर ली है तो अब हम रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चलना चाहेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की तरफ चलने के लिए पहले हमें रिस्क की पहचान करनी है कि जब हम फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट वी फेस, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन फेस, एंड देन विल कम द पॉइंट ऑफ मैनेजिंग दैट रिस्क। अच्छा जी, एनी organization dealing in foreign currency will be facing 3 types of foreign currency risks। मतलब आप इंपोर्ट बिजनेस में हैं, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, या आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी हैं। यू आर डीलिंग विद फॉरेन करेंसी, आइदर यू आर बाइंग फॉरेन करेंसी और यू आर सेलिंग फॉरेन करेंसी और यू आर कैरिंग एसेट्स और लायबिलिटीज इन फॉरेन करेंसी। Your company is exposed to foreign exchange risk, and there are 3 types of foreign exchange risk that a company dealing in foreign currency is exposed to। सबसे पहला रिस्क है जी ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क जैसे कि नाम से जाहिर है ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे राइज होता है। मतलब आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से मुराद है बाइंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दीज आर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो आप जब फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो योर कंपनी इज एक्सपोज टू ट्रांजैक्शन रिस्क। और ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है कि जब आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की उस दिन का एक्सचेंज रेट और जिस दिन आप ट्रांजैक्शन सेटल कर रहे हो उस दिन का एक्सचेंज रेट मे नॉट बी द सेम। एक्सचेंज रेट बदलता रहता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। और हमें भी पता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन क्रेडिट। आपने आज एक्सपोर्ट किया यूएस में, $1 मिलियन की एक्सपोर्ट है, पैसे आने 3 महीने बाद। रिस्क किस दे कि भाई 3 महीने बाद $1 मिलियन आएंगे, पता नहीं कितने के बिकेंगे, डार साहब आ गए हैं, पता नहीं क्या कर देंगे डॉलर के साथ। तो डॉलर सस्ता कर दिया तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस का नुकसान हो सकता है, बट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द प्रोसीड्स आफ्टर 3 मंथ्स। सिमिलरली आपने इंपोर्ट किया इंग्लैंड से 2 मिलियन पाउंड की, पेमेंट इज ड्यू आफ्टर 90 डेज। अब 2 मिलियन पाउंड 90 डेज बाद पे करने हैं। अब 2 मिलियन पाउंड 90 डेज बाद कितने के मिलेंगे? कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट क्वेश्चन मार्क। दिस इज ट्रांजैक्शन रिस्क कि भाई आज आप ट्रांजैक्शन एग्री कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, which will be settled at some future date, and exchange rate may not be the same at the time of settlement. As a result, giving rise to some exchange loss or gain. Risk does not necessarily mean loss. Risk means existence of uncertainty. Till the time your transaction is settled, the outcome of the transaction, its impact on your P&L is unclear to you. Till the time you actually buy dollar and settle your payment, till the time you actually receive proceeds and sell it, your outcome is uncertain, the impact of the transaction on the P&L is uncertain. This is what we call transaction risk.
कि एग्रीमेंट आज हुआ और पैसे आने हैं 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, एग्रीमेंट आज हुआ, पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। सो ट्रांजैक्शन डेट से लेके सेटलमेंट डेट तक एक्सचेंज रेट विल चेंज, रिजल्टिंग इन गेन और लॉस ओवर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो सोचा था रिजल्ट उससे बदल जाता है। अच्छा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन फॉर on 1st January, a UK firm enters into a contract to buy a piece of plant from US for $250,000. UK कंपनी 2,50,000 का डॉलर का एग्रीमेंट किया बाय करने का 1st जनवरी को। The invoice is to be settled on 31st March. Exchange rate on 1st January is $1.5 to pound. पर पाउंड का मतलब equals 1 pound. Mid rate ही given है हमें। However, by 31st March, the pound may have strengthened to $1.65 per pound or depreciated to $1.35 per pound. Explain the risk faced by the UK firm. रिस्क क्या है जिसको? रिस्क ये है कि जब उसने परचेज की डील की, इंपोर्ट की डील की, उसका ख्याल था कि कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट विल बी कितनी थी? डॉलर में इंपोर्ट है, तो वजह से ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा। आप यूके फर्म के लिए काम कर रहे हैं जिसने डॉलर इंपोर्ट की है, इसका मतलब उसको डॉलर बाय करके पे करने, ऐसे ही डॉलर बाय करके पे करने हैं। तो रेट तो एक ही गिवन है, मिड रेट तो हाई लो का तो चक्कर ही नहीं है। तो इसका मतलब डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर फर्स्ट करेंसी, सेकंड करेंसी? डॉलर इज फर्स्ट करेंसी। अच्छा, ये भी सूझ याद रखिए, एवरी करेंसी विच इज इन 1 यूनिट इज सेकंड करेंसी। डॉलर्स पर पाउंड, तो 1 यूनिट कौन सा हुआ इसमें यहां पे जिसके साथ पर लगा हुआ है? पाउंड इज 1 यूनिट। तो जो करेंसी 1 यूनिट में होती है दैट इज ऑलवेज सेकंड करेंसी। तो हमारी फर्स्ट करेंसी यहां पे क्या है? डॉलर, डॉलर्स पर पाउंड। और फर्स्ट करेंसी कन्वर्ट करना, टेबल पर जाओ जरा, क्या होता है फर्स्ट करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए? डिवीजन इज यूज्ड। तो जनाब, जब कंपनी ने इंपोर्ट किया उस वक्त इसका ख्याल था कि इसको कितने पाउंड कॉस्ट पड़ने वाली है? 250,000 डिवाइड विद 1.5, 166 7। ये जी इनकी बजटेड कॉस्ट थी। जब इंपोर्ट किया, जो रेट चल रहा था उसके हिसाब से बजटेड कॉस्ट इंपोर्टर की ये थी। लेकिन फिर हुआ क्या 31 मार्च को? लेट्स अज्यूम केस नंबर 1, अगर डॉलर 165 पे चला जाता है तो क्या कॉस्ट रह जाती है इसकी? फिर 250,000 इस रेट पे खरीदेगा ना वो, डिवाइड करो जरा, 151 और अगर रेट 1.35 पे आ जाए तो जी, और अगर रेट 1.35 पे आ जाए तो डिवाइड करो, 250,000 को डिवाइड करो 1.35 से, 185। अच्छा जी, दिस इज द ट्रांजैक्शन रिस्क कि जब आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की, यू प्लान कि दिस विल कॉस्ट यू 166,667। हाउएवर, अगर रेट यहां जाए तो आपकी कॉस्ट इधर आ सकती है, और अगर रेट यहां जाए तो आपकी कॉस्ट इधर जा सकती है। दिस इज द रिस्क। ये इनिशिएट करते हुए प्लान कुछ और था, एक्चुअली यू मे एंड अप समवेयर एल्स। जब तक आपने ट्रांजैक्शन सेटल नहीं की, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के साथ आपकी वैल्यूज बदल सकती हैं, ट्रांजैक्शन की आउटकम बदल सकती है। जी, ट्रांजैक्शन रिस्क यही है कि आप जब ट्रांजैक्शन में एंटर हुए तब रेट कुछ और था, सेटलमेंट के वक्त रेट बदल सकता है, और रेट बदलने से ट्रांजैक्शन की आउटकम बदल जाती है। दिस इज द रिस्क। अब वो आउटकम आपके फायदे में बदले या आउटकम आपके नुकसान में बदले, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से एक्चुअल रिजल्ट फर्क होगा। दिस इज द रिस्क, दिस इज ट्रांजैक्शन रिस्क। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, सेकंड टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क को लॉन्ग टर्म वर्जन ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क भी कहा जाता है। इकोनॉमिक रिस्क यह है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से किसी बिजनेस की इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस इरोड हो सकती है। इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस हम कहते हैं चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। एक्सचेंज रेट बदला, इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस इफेक्ट हो गई,
दिस इज फर्स्ट इंपैक्ट, इमीडिएट इंपैक्ट। पहले इसके लिए हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसका सेकंड एस्पेक्ट उस पर भी बात करते हैं। जरा ये एग्जांपल जरा पढ़िए कि भाई एक्सचेंज रेट बदलने से आपकी कंपेटिटिवनेस कैसे बदलती है। A US exporter sells one product to Europe on a cost plus basis. Cost plus. Their selling price is based on dollar price of $18 to cover cost and provide a profit margin. The current exchange rate is 1.34. So US का एक्सपोर्टर है, यूरोप को चीजें बेचता है। यूएस की कंपनी यूरोप में चीजें बेचती है। बेसिक असूल एक्सपोर्ट के बारे में याद रखिएगा, अनलेस टोल्ड अदरवाइज नॉर्मली एक्सपोर्ट प्राइसेस विल बी कोटेड इन द करेंसी ऑफ बायर। द बेसिक प्रिंसिपल इज अनलेस टोल्ड अदरवाइज द एक्सपोर्ट प्राइसेस विल बी कोटेड इन द करेंसी ऑफ बायर। तो बायर की करेंसी कौन सी है इस केस में? ये सेलर है ना, एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ऑफ द सेलर, हु इज द बायर? यूरोप, एंड बायर्स करेंसी इज यूरो। तो जनाब $18 उसने कहा जी यूएस प्राइस 18 है, इस पे बेस करके एक्सपोर्ट प्राइसेस डिटरमिन की जाती हैं। तो $18 तो डॉलर प्राइस है ना, इसकी यूरो प्राइस बनानी है। करंट रेट देखो तो ये है, डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करना है। डॉलर इज फर्स्ट और सेकंड? डॉलर इज सेकंड। सेकंड करेंसी कन्वर्जन इज डन थ्रू मल्टीप्लिकेशन। तो जनाब करंट रेट के हिसाब से आपकी प्राइस बनती है मल्टीप्लाई करके यूरो 24.1012। दिस इज योर करंट प्राइस। करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये आपकी प्राइस बनी आज की 24.12। अब व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द एक्सपोर्टर्स बिजनेस इफ डॉलर स्ट्रेंथन टू 1.41? अगर डॉलर 1.41 पे चला जाए तो $18 डिवाइडेड विद दिस रेट, प्राइस कहां पे गई? सॉरी, मल्टीप्लाई विद दिस रेट, माय मिस्टेक, मल्टीप्लाई विद दिस रेट, प्राइस कहां गई? 25.38। अच्छा आप देखो जरा, अब क्या सेलर ने अपनी प्राइस बदली? सेलर ने तो प्राइस नहीं बदली, उसने तो प्राइस $18 पर रखी है। बट हुआ क्या? इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट बदल गया, और एक्सचेंज रेट बदलने का इंपैक्ट प्राइस पे क्या आया? प्राइस बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्क का फर्स्ट पार्ट। इकोनॉमिक रिस्क का फर्स्ट पार्ट क्या है कि एक्सचेंज रेट बदलने से आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस अफेक्ट हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्राइस बदल गई है, कंपनी का कोई कसूर नहीं है, कंपनी ने कुछ नहीं किया, इंटरनेशनल जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हुए, एक्सचेंज रेट बदला। मे बी कसूर एक्सचेंज रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, हम आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन एक्सचेंज रेट जो दो करेंसीज के दरमियान है वो मेनी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। उनमें से एक फैक्टर रिलेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ टू कंट्रीज होता है। जैसे अमेरिका, डॉलर और यूरो का रेट बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक फैक्टर है अमेरिका और यूरोप की रिलेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां से यहां तक आने में कंपनीज तो छोड़ दो, कंट्रीज लेवल परफॉर्मेंस मैटर कर रही है। और हो सकता है अमेरिका की परफॉर्मेंस भी मैटर ना कर रही हो, यूरोप की परफॉर्मेंस मैटर कर रही हो। यहां पे नजर क्या आ रहा है? डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। जिस कंट्री की इकोनॉमी रिलेटिव टर्म में बेहतर परफॉर्म करती है, उस कंट्री की करेंसी दूसरे के मुकाबले में स्ट्रेंथन होती है। हम ये नहीं कहते यहां पे हो सकता है अमेरिका ने अच्छा परफॉर्म किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यूरोप में डिप आ गई हो इकोनॉमी में, तो रिजल्टेंटली यूरोप की करेंसी डॉलर के मुकाबले में वीक होगी, या अदरवाइज डॉलर यूरोप के मुकाबले में स्ट्रेंथन होगा। तो जनाब यहां पे सिर्फ एक्सचेंज रेट बदलने से प्राइस बदल गई। अब इसका फर्दर क्या इफेक्ट आएगा? पॉसिबिलिटी नंबर 1, द यूएस कंपनी मे डिसाइड टू रिड्यूस द प्राइस बाय लोअरिंग इट्स मार्जिन। कि भाई मैं अपनी प्राइस को थोड़ा मार्जिन उड़ा के नीचे ले आता हूं ताकि इंटरनेशनली कंपीट कर लूं मैं। ऑप्शन नंबर 1 कि एक्सचेंज रेट बदलने से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई है, मार्जिन कम करके किसी तरह प्राइस को पुराने लेवल पे ले आया जाए ताकि कंपेटिटिवनेस को मेंटेन किया जाए। स्ट्रेटजी नंबर 2 कि भाई ठीक है जी, प्राइस मेंटेन रखनी है, बाहर जाता तो जाए। दो ही ऑप्शन है ना, मार्जिन कम करो, प्राइस मेंटेन करो, और कस्टमर रिटेन कर लो अपने। ऑप्शन नंबर 2, प्राइस बढ़ती है तो बढ़ने दो, कस्टमर जाता तो जाए, मार्जिन नहीं कंप्रोमाइज करना। अब इन दोनों में से कोई भी स्टेप लोगे, आप मार्जिन कम करो या प्राइस मेंटेन रखो, यू आर एक्सपेक्टेड टू लूज योर फ्यूचर फ्री कैश फ्लोस। फ्यूचर फ्री कैश कम हो जाएगा ना। मार्जिन कम कर लो तभी कम हो रहे हैं, प्राइस मेंटेन रखो, मार्जिन सेम रखना चाहो तो कस्टमर कम हो जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। दोनों केसेस में बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लोस इफेक्ट हो जाते हैं। सो एक्सचेंज रेट बदलने से इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस इफेक्ट हुई, बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लोस इफेक्ट हो गए।
और अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ बिजनेस हिल जाती है। फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी होती है ना वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो इकोनॉमिक रिस्क, एक्सचेंज रेट बदलने से कंपनी के शेयर की वैल्यू हिल गई। कंपनी ने कुछ नहीं किया, कंपनी काम ठीक कर रही है, अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखा हुआ है, अपनी प्राइसेस को उसने चेक में रखा हुआ है, $18 के $18 पे खड़ा हुआ है, लेकिन एक्सचेंज रेट बदलने से बिजनेस की वैल्यू भी हिल जाती है। दिस इज इकोनॉमिक रिस्क। तो दो आगे, एक इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस इफेक्ट हुई और उसके रिजल्ट में बिजनेस की वैल्यू भी हिल गई, को भी इफेक्ट हो जाती है, प्लस या माइनस। कंपेटिटिवनेस बढ़ी है तो बिजनेस वैल्यू पर चली जाएगी, कंपेटिटिवनेस गिरी है तो बिजनेस वैल्यू भी नीचे गिर जाएगी आपकी। उस पर बात करते हैं, अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं, जैसे जैसे आगे चलेंगे हम वेरिएबल ऐड करते जाएंगे, फैक्टर्स बढ़ाते जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स से बात शुरू कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिस्क है क्या, उसका मतलब समझ। इस रिस्क असल एरिया तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट पे भी अभी हमने आना है, तो वहाँ पे कुछ मजीद पॉइंट्स हमारे ऐड हो जाएंगे डिस्कशन में। relative term में dollar will appear to be gaining strength, क्योंकि exchange rates are relative rates ना, relative behavior से पता लगता है आपको। जैसे यूएस इकोनॉमी आपने जैसे बोला कि यूएस इकोनॉमी इज मेंटेनिंग इट्स पेस, जरूरी नहीं कि डॉलर स्ट्रेंथ होने का मतलब यही हो कि यूएस ने इकोनॉमी ने पेस पिक कर ली है। यूएस की इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट पेस पे चल रही है, स्टैग्नेंट लेवल पे खड़ी है, लेकिन यूरोप की इकोनॉमी का रिवर्स गियर लग गया है। तो रिलेटिव टर्म में यूरो डॉलर में डॉलर स्ट्रेंथन होता नजर आएगा एंड वाइस वर्सा। दोनों की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिसकी रिलेटिवली ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है वो ऊपर जाएगी करेंसी, दोनों की गिर रही है, जिसकी रिलेटिवली ज्यादा गिर रही है वो नीचे जाएगी, दोनों की गिर रही है, जिसकी कम गिर रही है उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी दूसरे के मुकाबले में। ठीक है, रिलेटिव एक्सचेंज रेट्स रिलेटिव बिहेवियर देखता है। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? ट्रांजैक्शन रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क। एंड थर्ड टाइप ऑफ रिस्क इज ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क कहां से आता है? जब फॉरेन कंसोलिडेशन की जाती है, जब फॉरेन कंसोलिडेशन की जाती है तो कंसोलिडेशन के वक्त यूजुअली कंसोलिडेशन पेरेंट की करेंसी में की जाती है और फॉरेन सब्सिडीज के एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसलेट किया जाता है पेरेंट की करेंसी में। लेट्स अज्यूम आपकी पाकिस्तान में एक पेरेंट है और सब्सिडरी आपकी अमेरिका में है। अब अमेरिकन सब्सिडरी में एसेट्स की वैल्यू है $1 मिलियन। अब वो $1 मिलियन 30 जून 2021 को ट्रांसलेट हुए 2021 के रेट पे, वही $1 मिलियन अज्यूमिंग वैल्यूज मेंटेन 30 जून 2022 को ट्रांसफर हो गए 2022 के रेट पे। अब 21 का रेट कुछ और था, 22 का रेट कुछ और है, डॉलर वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन एसेट्स की वैल्यू इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी डिफरेंट। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस। तो एज अ रिजल्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सचेंज गेन या लॉस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क इज नॉट अ कैश फ्लो रिस्क बाय द वे, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट रिस्क। इसको बैलेंस शीट रिस्क भी कहा जाता है, ट्रांजैक्शन रिस्क भी और इकोनॉमिक रिस्क भी, ये दोनों आपके कैश फ्लो रिस्क हैं। ट्रांसलेशन रिस्क आपका कैश फ्लो रिस्क नहीं है, ये सिंपली एसेट या लायबिलिटी आपकी ट्रांसलेशन करते हुए बेची नहीं आपने, हमने सिर्फ ट्रांसलेट किया है ईयर एंड पे कंसोलिडेशन पर्पसेस, ट्रांसलेट करते हुए वैल्यूज डिफरेंट आई हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? So 3 types of foreign currency risk. अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के रेफरेंस से थोड़ी सी इकॉनमी की, गवर्नमेंट की भी बात करें तो गवर्नमेंट की जनरली कोशिश होती है एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज रखने की। क्या वजह जी? वाई गवर्नमेंट शुड ट्राई टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट्स? बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी बिजनेस एनवायरनमेंट को सर्टेनिटी देने के लिए। अगर आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस बैडली इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बिजनेस में अगर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बहुत ज्यादा हो जाए, बिजनेस तो ऑलरेडी रिस्क है, मतलब बिजनेस तो इटसेल्फ रिस्क है, फिर वॉल्यूम क्या मिलेंगे, प्राइस क्या मिलेंगे, कॉस्ट क्या मिलेगा, मार्जिन क्या होंगे। अब बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट भी शामिल हो जाए और वो भी वोलाटाइल हो, जिसको फोरकास्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो बिजनेसेस पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है। बिजनेसमैन के लिए एट टाइम रिस्क इतना बढ़ जाता है कि वो उसके लिए
उसके रिस्क एपेटाइट से मैच नहीं करता। जैसे रिसेंट टाइम में हमने देखा फॉरेन करेंसी कितनी वॉलेटाइल रही कि बहुत से बिजनेसेस उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, दे स्टॉप्ड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, रुक गया सब काम कि भाई पता ही नहीं लग रहा कि हम जब ऑर्डर करते हैं तो रेट 200 का था, जब एलसी पहुंची पेमेंट का टाइम है तो रेट 240 पे पहुंचा हुआ है। तो इतनी कॉस्ट फ्लक्चुएशन बिजनेस के लिए एब्जॉर्ब करना पॉसिबल, इतने मार्जिन कहाँ होते हैं कि 20-25%, 30% कॉस्ट फ्लक्चुएशन हो जाए। आप तो मार्जिन भी 5-10% मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं, तो 25-30% रॉ मटेरियल कॉस्ट पे फ्लक्चुएशन आ जाए, नॉट पॉसिबल टू एब्जॉर्ब, तो बिजनेसेस बैडली इफेक्ट होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डेवलप इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रोवाइड सम सर्टेनिटी टू बिजनेसेस। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि बिजनेसेस को थोड़ी सर्टेनिटी दी जा सके। सो अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंट्रीज दे फॉलो डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज। तो कुछ एक हम लिस्ट ऑफ पॉलिसीज जनरली देखते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हैं विद रिगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो डिफरेंट कंट्रीज फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे एक फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट में गवर्नमेंट में डिसाइड टू नॉट इंटरफेयर विद द एक्सचेंज रेट, they leave it to the market to determine what is the fair exchange rate. Let the market forces determine. Let the importer and exporter decide. Let the buyer and seller decide what is a fair exchange rate between two currencies. This is called free float. Free float matlab no policy interference from the government to influence foreign exchange rates. Generally it is considered good, क्योंकि जब फ्री फ्लोट छोड़ दिया जाता है तो मार्केट फोर्सेस दे आर एबल टू फोरकास्ट, अपने कंपैरेटिव एनालिसिस की वजह से फोरकास्ट कर पाते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहां चलेंगे, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्लान कर पाते हो। बट देन देयर इज अ मैनेज फ्लोट, जिसको डर्टी फ्लोट भी कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट थ्रू इट्स पॉलिसीज ट्राई टू मैनिपुलेट एक्सचेंज रेट। जैसे पाकिस्तान में मोस्टली मैनेज फ्लोट चलता रहा है, क्लेम करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि हम ये फ्री फ्लोट चलाते हैं, लेकिन हमें अपने एक्सचेंज रेट का बिहेवियर बताता है कि हमारे पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट मैनेज्ड फ्लोट रहा है। जैसे दो एराज तो मुझे बिल्कुल, मैं अगर रिकॉल करूं, आप भी शायद ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, जब भी गवर्नमेंट टेन्योर चेंज होता है तो डॉलर आपका स्प्रिंग की तरह उछलता है। जैसे डॉलर से पीछे जाए तो उस पर मुशर्रफ का दौर था, अब मुझे प्राइसेस वैल्यूज भूल गई हैं, मतलब मुझे लगता है अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मुशर्रफ के दौर में डॉलर तकरीबन कोई 60-62-65 पे रुका होता था। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो पॉलिसीज बदली, शूट लगी 88-90 पे का डॉलर उस वक्त, फिर उसको दोबारा कंट्रोल करके कोई 80 पे लाकर रोका गया। तो अब ओवर द नाइट एक गवर्नमेंट के जाने से 10 दिनों में तो हमारी इकोनॉमी में इतना फर्क नहीं ना पड़ा कि एकदम डेप्रिसिएशन 30-40-50% की आ जाए। तो बेसिकली वो मैनेज किया हुआ था उन्होंने थ्रू इट्स पॉलिसीज। जहां गवर्नमेंट गई तो पॉलिसीज हटी, तो नई गवर्नमेंट आई, वो कहती जी मुझे जरा अपने, मैं इसका ब्लेम पुरानी गवर्नमेंट पर डाल के थोड़ा नॉर्मलाइज तो करूं इस रेट को, फिर आगे से मैं अपना मैनेज करना शुरू करूंगा। तो स्प्रिंग लगा, नॉर्मलाइज हुआ 88-89 पे, फिर दोबारा स्प्रिंग ऊपर गया, फिर नीचे आया 80 पे सेटल हुआ, फिर चल पड़ी कहानी। फिर नवाज शरीफ का दौर आ गया, कोरलेट से टेन्योर आ गया, वो चलते चलाते 80, 85, 90 इसी रेंज में खत्म हो गया दौर। जैसे वो दौर गया फिर शूट लगा, फिर 110, 15, 18, 20 पे चला गया, देन वहां पे स्टेबल हो गया। तो बड़ी एविडेंट ये चीजें हैं कि पाकिस्तान में मैनेज फ्लोट चलता रहा है और अभी भी शायद वही चल रहा हो। कभी फिर जैसे गवर्नमेंट जैसे वीक हुई थी, आपने देखा कैसे शूट लगी, तो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे जैसे उसकी ग्रिप कमजोर होती है तो वो इफेक्ट जो है वो निकल जाता है। और बहरहाल दिस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोट। देन देयर इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ये यूएई में फॉलो की जाती है। वहां पे एक एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है जी, डॉलर यूरो एक्सचेंज रेट है जी 3.5 एंड इट इज फिक्स्ड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने गुजरेंगे, आपने बाय करना है, सेल करना है, एक लॉक करके रेट दे दिया गया है इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए। अब आपने बैंक से सुबह शाम दोपहर आजकल 3 महीने तक रेट नहीं बदलेगा, सर्टेनिटी है फुल, जो मर्जी करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी है 3 महीने बाद देयर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी विल सिट एंड दे विल रिव्यू फैक्टर्स, कंपैरेटिव फैक्टर्स, कि भाई यूएस की इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी, उनकी इन्फ्लेशन, हमारी इन्फ्लेशन, उनके फॉरेन रिजर्व, हमारे रिजर्व, सो वेयर डू वी स्टैंड इन कंपैरिजन, हैव वी इंप्रूव्ड, शुड आवर करेंसी गेट स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट डॉलर or it should get weakened over the last quarter, so yeah, last 6 months, agar 6 monthly revision hai so this economic advisory committee will sit and they will decide the new rate for the next quarter or next 6 months. jab bhai is different factors ko consider karne ke baad we decide to maintain the rate or we decide to adjust the rate upward or downward.
ठीक है, और फिर वो रेट चलता रहता है अगले पीरियड के लिए. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी. सो दिस प्रोवाइड्स सम सर्टेनिटी टू द बिजनेस कि भाई अगले क्वार्टर के लिए लॉक है हमारा रेट, कहीं नहीं जाता. तो यूएई इस सिस्टम को फॉलो करता है. देन देयर इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बैक्ड बाय अ करेंसी बोर्ड. अच्छा, इसमें कंट्री इकोनॉमी जो है वो आप किसी करेंसी के अगेंस्ट आप अपने आप को लॉक करते हो, और आपने जब भी करेंसी इशू करनी है आपको उसके इक्विवेलेंट रिजर्व्स अपने पास रखने हैं. लॉक तो कर रहे हो आप, लेकिन लॉक बेस्ड ऑन रिजर्व्स ऑफ दैट करेंसी है. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने लेट्स अज्यूम लॉक कर दिया अपने आप को डॉलर के साथ कि जी हमने करेंसी बोर्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए डॉलर से लॉक किया अपने आप को, और डॉलर का रेट है से 200 रुपये पर डॉलर, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी रखें. ये सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई आपने जब अपने आप को करेंसी बोर्ड से लॉक किया ना, अब अगर आपको 200 मिलियन डॉलर प्रिंट करने हैं देन यू मस्ट ऐड $1 मिलियन टू योर रिजर्व. $1 मिलियन अपने रिजर्व में ऐड करना, करेंसी रिजर्व में, तो फिर आप 200 मिलियन रुपए प्रिंट कर लेना. एक और $1 मिलियन ऐड कर लो, फिर 200 मिलियन और प्रिंट कर लेना. तो ये जनाब ये सिस्टम है कि आपने अपना रेट तो लॉक कर लिया डॉलर के साथ, लेकिन फिर अपनी लोकल करेंसी को की क्वांटिटी को डॉलर की क्वांटिटी से मैच करके चलो, तो देन यू कैन लॉक द रेट. यहां पे ये करेंसी बोर्ड वाला लॉक नहीं है, ये हर क्वार्टर बाद रिव्यू होगा, रेट बदल जाएगा. और यहां पे अगर आप रिजर्व मेंटेन करके चल रहे हो देन इट इज लॉक. अब रिजर्व हिलेगा, बैलेंस हिलेगा तो रेट हिलेगा. अगर आप बैलेंस मेंटेन करके चलते रहोगे तो ये लॉक चलता रहेगा. गोल्ड के अगेंस्ट गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट करेंसी की प्रिंटिंग, उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट लॉक नहीं होता ना. गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट करेंसी से प्रिंटिंग से फॉरेन एक्सचेंज रेट लॉक नहीं होता. हम तो फॉरेन एक्सचेंज रेट लॉक करने की पॉलिसीज देख रहे हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को लॉक करने की पॉलिसी एक ये है कि आप, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान की करेंसी शुड बी बैक बाय गोल्ड नॉर्मली. ठीक है, अक्सर पॉलिसीज मतलब ऐसा ही रहता है कि आपको लोकल करेंसी प्रिंटिंग शुड बी बैक्ड बाय सम हार्ड कमोडिटी, या इस केस में हार्ड करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड हो करेंसी प्रिंटिंग आपकी, या इस केस में अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल करना है तो बैक्ड बाय हार्ड करेंसी भी हो सकता है. अच्छा, ये बेसिक हमने कुछ डिस्कस किया करेंसी के ऊपर. कल से इंशाअल्लाह हम रिस्क मैनेजमेंट की बातें शुरू करेंगे. अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड बिल्ड कर लिया है, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं, डिफरेंट रिस्क की मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं उसमें इंशाअल्लाह कल से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.